ब्रह्मपुत्र का ज्योग्राफी बताओ, कहाँ पे है ब्रह्मपुत्र, कैसे ओरिजिन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो इंडिया में इंटर करती है एक्चुअली, तो मेन 3 रिवर दिहांग, दिबांग एंड लोहित, 3 रिवर है। वो रिवर मिलती है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में सदिया टाउन पे, और वहां से वो ब्रह्मपुत्र के नाम पे फ्लो करती है। चाइना यहीं पे डैम बना रहा है इस पे, ठीक है, इट्स ग्रेट यू प्रोजेक्ट। यहाँ से ये इंटर इंडिया में करती है अंडर द नेम ऑफ सियांग रिवर। यहाँ तक इसको सैंगपो बोल रहे थे जब तक वो चाइना में था। द मोमेंट इट इंटर्स इनटू इंडिया इट इज फ्लोज अंडर द नेम ऑफ सियांग रिवर। अब नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम रहेगा तो टारगेट बेनिफिशियरी उसका क्या है, हु इज द टारगेट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। तो टारगेट बेनिफिशियरी इसमें कौन है, मदर, जो प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिव वुमेन। तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिव वुमेन में कौन कौन से लोग, क्या सारे लोग, किसको पर्टिकुलरली टारगेट करके दे रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं जिनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर किसी तरह का बेनिफिट मिला हुआ है वो आउट हो जाएंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। इवन अगर प्राइवेट जॉब में हो और आपकी कंपनी आपको किसी तरह का मैटरनिटी बेनिफिट दे रखी है तो आप इस योजना के अंदर नहीं कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या क्या मिलेगा, तो इसमें सीधे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 5,000 रुपया देंगे बर्थ ऑफ योर फर्स्ट चाइल्ड को, और 6,000 रुपया देंगे सेकंड चाइल्ड, प्रोवाइडेड कि वो लड़की होनी चाहिए। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन के डेप्थ में जा रहा है, स्कीम्स के डेप्थ में जाना शुरू कर दिया लोग। मैं प्रैक्टिस नहीं किया है, सारा कुछ करवाऊंगा मैं अभी एक एक चीज़, ठीक है ना। आई वोंट लेट एनीबडी सेट एन एग्जामिनेशन विदाउट मैप प्रैक्टिस, यू विल लूज कम से कम 5 से 6 मार्क्स। द एसेंस ऑफ द मैप विल हेल्प यू टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एज वेल इन एग्जामिनेशन। मैप पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वीक 7 यहाँ से स्टार्ट है। जिनके पास वीक 7 का पेपर नहीं है मैं एक एक करके टॉपिक्स बता देता हूँ जो न्यूज़ में बेसिकली चल रहा था। पहला टॉपिक इसमें वीक 7 में था ओएनडीसी पे, ठीक है। ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इज प्लेस अ नेशनल रिटेल पॉलिसी टेक प्लेस अबाउट इट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लेके आया है। बेसिकली इट इज़ अ सिमिलर टू डिजिटल मार्केट प्लेस, ठीक है। हाउएवर इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड, जो मैंने उस दिन बताया था, इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया कि जो सेलर होगा और बायर होगा वो आराम से इंटर कर जाएगा इसमें, ठीक है ना। जो अमेजॉन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ठीक है ना। उसमें कंप्लीटली अमेजॉन का और फ्लिपकार्ट का अपने गाइडलाइंस वो लोग यूज़ करते हैं उसमें। ओएनडीसी के साथ क्या है कि इट विल बी डिसेंट्रलाइज, इसमें सेलर्स और बायर क्या होगा, आराम से इंटर कर सकता है, आराम से एग्जिट कर सकता है। गवर्नमेंट का रोल उसमें सिर्फ इतना है कि दे विल रेगुलेट इट, कि ट्रेड प्रैक्टिस जो हो रहा है वो फेयर हो रहा है कि नहीं उसके, ठीक है ना। अमेजॉन में और इसमें ओएनडीसी में ये फ़र्क है पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट फ़र्क है जो एक्विजिशन कॉस्ट है सेलर का और बायर का उस प्लेटफॉर्म पे लाने का, वो बहुत मिनिमल है। आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है अमेजॉन में, जो प्लेटफॉर्म फीस होती है 100 रुपया होगा, 150 रुपया होगा, कहीं 40-50, वो डिपेंड करता है कि कितना का आपने खरीदा। तो ओएनडीसी इज बेसिकली द आंसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू दीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, और इसमें भी क्या होता है, जितने जो गरीब सेलर्स होते हैं और गरीब बायर्स होते हैं, मतलब कि जो, तो उनको इंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप चाहो इंटर करके कुछ सेल करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अमेजॉन पे, दुनिया भर का गाइडलाइंस उनका फॉलो करना होगा। तो इस वजह से दे आर कंसिडर एज अ सेंट्रलाइज्ड, कि वो चाहेंगे तो आप इंटर करोगे, ठीक है ना। यहाँ डिसेंट्रलाइज, आप इंटर कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा मार्केट के उस ई मार्केट प्लेस में सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो दिस वाज द क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसमें मैंने बताया था कि इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एम्ड एट प्रमोटिंग ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एक्सपेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो क्या याद रखना है यहाँ पे, कौन सी डिपार्टमेंट कर रही है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है ना। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन में फ्रेम किया हुआ था, अब ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ये लाइन वाला भी बताया था उस दिन कि दिस टू लायंस आर सिटिंग टुगेदर विथ ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट आई अंडरस्टूड कि लायंस बिहेव सोशली इनटू द, ठीक है। ये मैंने बताया था कि वाइल्ड लाइफ में लायंस सोशली बिहेव करता है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ लायंस होते हैं, ठीक है। अगर आप हंटिंग देखोगे नेट जियोस पे तो ग्रुप्स ऑफ लायंस टुगेदर हंट, ठीक है ना। तो समवेयर दे आर बिहेविंग सोशली। हाउएवर सर्टेन एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ दे डू नॉट बिहेव सोशली। कुछ एनिमल्स करते हैं, कुछ एनिमल्स नहीं करते। जैसे टाइगर सोशली बिहेव नहीं करता, ठीक है, ओनली एट द टाइम ऑफ मीटिंग, और जो मदर और कब का जो रिलेशन होता है बस इतना ही है उनके बीच में, बट दे डू ग्रुप हंटिंग, लायंस डू करता है। अब सोशली बिहेव में भी क्या है कि एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन में भी डिफरेंस है। अफ्रीकन लायन का सोशल स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत होता है, या जो एशियाटिक लायन है उसका सोशल स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर फ्रेम किया था, एशियाटिक लायन के ऊपर, कि एशियाटिक लायन एक तो एंडेमिक टू इंडिया, और अभी करेंटली एशियाटिक लायन फाउंड इन विच कंट्री, अभी कहाँ इंडिया में कहाँ पे मिलता है, गुजरात एंड सौराष्ट्र रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सौराष्ट्र रीजन ऑफ इंडिया वहाँ मिल रहा है। एशियाटिक लाइन इज अडेप्टेड टू डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो गुजरात और सौराष्ट्र रीजन में डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में एशियाटिक लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत था। ड्यू टू सस्टेन कंजर्वेशन एफर्ट IUCN रेड लिस्ट मूव द एशियाटिक लाइन फ्रॉम इंडेंजर टू वल्नरेबल, ठीक है।
एशियाटिक लायन आज के डेट में करंटली स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, ठीक है। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी पैसा लगाया और प्रोटेक्शन मेजर इनहांस करने के बाद वी हैव मूव टू द वल्नरेबल। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन इट वाज अंडर इंडेंजर्ड लिस्ट, व्हेन माय ब्रदर वाज प्रिपेयरिंग इट वाज अंडर क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट। सो ग्रेजुअली वी हैव मूव्ड इट टू द वल्नरेबल सेक्शन। तो आपको समझ में आ रहा है कि स्टेटस इंप्रूव हुआ है आईयूसीएन में, प्रोटेक्शन है वो इंप्रूव हुआ है। तो आपको इन पे भी ध्यान देना है, ठीक है ना। और ये मैं करंट स्टेट बता रहा हूँ, अभी भी आप देखोगे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो क्वेश्चन सेट कर रहे हो उसमें अभी भी वो इंडेंजर डाल रहा है। मैं एकदम करंट स्टेट आपको बता रहा हूँ जो अभी लास्ट 2 महीने पुराना। कंपेयर टू द अफ्रीकन लायन, एशियाटिक लायन जनरली स्मॉलर प्राइस विथ मेल शोइंग कंपेरेटिवली लेस रिजिड सोशल ग्रुपिंग। अब ये ऐसा क्वेश्चन मैंने इसलिए फ्रेम किया, यूपीएससी ग्रेजुअली शिफ्टिंग इनटू द सोशल पार्ट ऑफ दैट। जो मैंने बताया ना कि क्वेश्चंस को देख के समझना है कि किस डायमेंशन पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई है। अगर एशियाटिक लाइन पे क्वेश्चन पूछा है तो वो सोशल एस्पेक्ट से पूछा है, गवर्नेंस एस्पेक्ट से पूछा है। गवर्नेंस का मतलब है कि कितना प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको दी हुई है प्रोटेक्शन मेजर्स में। सोशल एस्पेक्ट मतलब उसका सोशल बिहेवियर कैसा है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब वो किस हैबिटेट में रहता है। तो अब ध्यान से देखो, मैंने इसमें हैबिटेट भी पूछा कि क्या वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे हैबिटेशन में रह सकता है। तो 4 एस्पेक्ट था क्वेश्चन के, 4-5 डायमेंशन थे इसमें। एक डायमेंशन था कि उसका हैबिटेशन कैसा है, किस रीजन में रह रहा है। दूसरा एस्पेक्ट था गवर्नमेंट एस्पेक्ट की आईयूसीएन में उसको कितना प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तीसरा एस्पेक्ट था कि सोशली वो कैसे बिहेव करता है। तो सोशली अगर आप फोटो इसका देखोगे तो दे लिव इन ग्रुप्स, ऐसे रह रहे हैं लोग, न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन दिस इज नॉट, आपको जनरली टाइगर ऐसे नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो टाइगर बिहेव ऐसे नहीं करता। जैसे कैट आप देखोगे बिहेव सोशली बिहेव नहीं करता। इट्स लाइक कि थोड़ा सा भी आप उससे बात करने का कोशिश, हाथ वहाँ चला देगा कैट आपके ऊपर। बट अदर एनिमल्स लाइक पेंगुइन के बारे में आप पढ़ोगे तो पेंगुइन फैमिली बना के ग्रुप्स बना के रहता है। पेंगुइन्स हो गया, और कौन कौन से एनिमल्स है जो ऐसे, डॉल्फिन्स, वुल्व्स। हाँ, डॉल्फिन पेंगुइन एक्सीलेंट एग्जाम्पल है एनिमल्स में जो सोशली पूरी तरह से बिहेव करते हैं। आप अगर देखोगे भी जो वैलेंटाइन डेज हुए इसमें भी जो फोटोज आता है तो 2 पेंगुइन का मिला के बनाते हैं। कभी ध्यान दिया कि क्यों पेंगुइन को ही टारगेट किया जा रहा है? मतलब बिहेव उनका इस तरह से वे ऑफ बिहेवियर स्ट्रक्चर है। एलिफेंट में आप देखोगे तो फीमेल एलिफेंट पूरे ग्रुप को लीड करती है। ये यूपीएससी एक बार पूछ चुका है 2020 के प्रीलिम्स में। तो ऐसे ध्यान देना है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो था टाइगर पे, उस पर भी मैंने सोशल बेसिस पे ही बनाया कि टाइगर मेट ओनली ड्यूरिंग द फिक्सेटेड ब्रीडिंग सीजन। अब ये क्या है? ये टाइगर का इकोलॉजिकल बिहेवियर है। इसमें लिखा है कि टाइगर मेट ओनली ड्यूरिंग द फिक्स्ड ब्रीडिंग सीजन। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि वो फिक्स्ड ही ब्रीडिंग सीजन में करेगा। एग्जाम वाले दिन अगर मुझे नहीं भी पता हो कि कर रहा है ब्रीडिंग सीजन नहीं कर रहा है, तो स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो इसमें ओनली लिखा हुआ है, एक्सट्रीम वर्ड पे लिखा हुआ है कि ओनली फिक्स्ड ब्रीडिंग सीजन। तो ओनली भी लिखा है, फिक्स्ड भी लिखा है, तो चांसेस आर वेरी रेयर कि ये सही होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? और दूसरा एक और चीज़, किसने जाके टाइगर को देखा है कि वो किस टाइम पे कहाँ पे ब्रीड कर रहा है? अगर किसी ने कर ही दिया तो कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे? अगर उस सीजन के बियॉन्ड अगर किसी ने ब्रीड कर दिया, कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को? हो सकता है आपका रिसर्च इतना मजबूत नहीं है कि आप नहीं समझ पा रहे। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें समझनी, एग्जाम वाले दिन नॉलेज नहीं रहेगा, एप्टीट्यूड से पकड़ना पड़ेगा कि कैसे कितना ज़्यादा हम सोच सकते हैं एक्यूरेटली उस टाइम पे। टाइगर आर प्रीडोमिनेटली सॉलिटरी इन नेचर। सॉलिटरी का मतलब अकेले रहने वाला, प्रीडोमिनेटली अकेले रहता है, ठीक है। विद द सोशल एसोसिएशन मेनली लिमिटेड टू मदर कब यूनिट एंड ब्रीफ मीटिंग इंटरेक्शन। तो जो मैंने बताया कि मीटिंग के टाइम पे और थोड़ा बहुत मदर एंड कब के बीच का इंटरेक्शन है। सेंट मार्किंग थ्रू यूरिन, फेसेस एंड ग्लैंड सिक्रीशंस। ये इस साल में क्वेश्चन था, 2024 में था ये इकोलॉजी के क्वेश्चन में, कि सेंट मार्किंग एनिमल्स करता है कि नहीं। जनरली मोस्टली सब एनिमल सेंट मार्किंग करते हैं, ठीक है ना। देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन है। टाइगर कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट टू ओपन ग्रासलैंड इन हाई इकोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी। तो यहाँ मैंने इकोलॉजी फिर पूछा यहाँ पे कि टाइगर का इकोलॉजिकल अडेप्टेशन कैसा है। तो इंडिया में वेस्ट बंगाल के मैनग्रोव्स में भी टाइगर मिलता है तैरता हुआ। टाइगर कैन ऑल्सो स्विम, ठीक है। टाइगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी दिख जाएगा आपको, और टाइगर आपको एडिड जगह पे भी दिख जाएगा, ठीक है ना। मतलब डेजर्ट में नहीं दिखेगा लेकिन सेमी एडिड रीजन्स में भी आपको दिख जाएगा टाइगर, ठीक है। तो ये भी आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए। अब नाउ ये एक इंटरेस्टिंग था, ये भी डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। इसमें बस इतना जान रखना है कि चीता का जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब स्टार्ट किया था तो चीता उसने किस किस कंट्री से मंगवाया है अफ्रीका, ठीक है। तो हमने चीता मंगवाया है 2 कंट्री से अभी तक। कौन कौन कंट्री है? साउथ अफ्रीका। ये यूपी पीसीएस में पूछा है इन लोगों ने कि कौन सी 2 कंट्री से हमने मंगवाई है। सबसे पहले हम लोगों ने तो डेट वाइज भी इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि जो ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, एज मेनी एज 20 चीतास हैज ऑलरेडी ब्रॉट टू इंडिया द पार्ट ऑफ द कंट्रीज एम्बिशियस ट्रांसलोकेशन प्लान, ठीक है ना। इंडिया का एम्बिशियस ट्रांसलोकेशन, क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? एक ज़माने में इंडिया में एशियाटिक चीता हुआ करता था और वो एशियाटिक चीता 1952 में एक्सटेंट हो गया इंडिया में। जो मैंने बताया बिग गेम और ट्रम्प जो सबका उस टाइम पे कहते हैं मैंने चीता मारा, जितने राजा थे उनका ये फीलिंग था कि चीता मारा तो दैट विल बी गिविंग हियर अ क्लास इन द सोसाइटी। तो इन लोगों ने सबने मिलकर मार दिया चीता को। अब क्या कर रहा है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा खर्च करके वापस अफ्रीकन चीता को इंडिया मिला। तो अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अब आउट ऑफ दीज 8 वर ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया इन 2022 एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 20। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट यूपी पीसीएस के प्री में लिखा हुआ था, एग्जैक्ट।
तो हमने सबसे पहले नामीबिया से मंगाया, फिर हमने साउथ अफ्रीका से मंगाया। तो ये डेटा याद रखिएगा अगर स्टेट पीसेस अगर आप लोग दे रहे हो तो, ठीक है। स्टेट पीसीएस अगर चल के देना है आगे तो ऐसे डेटाज आता है, उनको इतना समझ नहीं है, इतने ही पे करंट अफेयर्स पे फोकस करके पूछ लेंगे डायरेक्ट डेटा। अब करंट में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नामीबिया से वापस मांगी साउथ अफ्रीका से, तो वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इशू चल रहा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ लुकिंग फॉर द अनदर कंट्री इन द अफ्रीकन रीजन टू फॉर सप्लाई ऑफ चीता। तो अब हम बोत्सवाना को अप्रोच किए हैं, वी हैव अप्रोच बोत्सवाना फॉर दैट, ठीक है। अब जो भी चीता हम लोग लेके आ रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं? कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, मध्य प्रदेश में। तो ये आर्टिकल स्पेसिफिकली छपा है इंडियन एक्सप्रेस में कि 20 चीता ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका सिंस 2022 से ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो फ्लरी ऑफ डिप्लोमेसी इन अफ्रीका, तो याद रखिएगा इसको हम लोग मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हैं। जब अफ्रीकन डिप्लोमेसी पे क्वेश्चन आएगा चीता का, वहाँ पे भी ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। मेंस का जब आंसर अफ्रीकन डिप्लोमेसी पे क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे डिजिटल डिप्लोमेसी हो गया, तो ये किस टाइप की डिप्लोमेसी, वाइल्ड लाइफ, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं ना। आंसर्स का डायमेंशन ऐसे ही लिखते हैं ना, पीयूष ने बताया होगा आप लोगों को कितनी बार कि जब आंसर फ्रेम करते हैं तो डिफरेंट डायमेंशन के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चराइज करते हैं आंसर, ठीक है ना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, इस स्ट्रक्चरिंग में आंसर को अरेंज करते हैं। तो वो पॉइंटर्स कहाँ से देंगे, एग्जाम्पल कहाँ से देंगे, तो यही न्यूज़पेपर की रीडिंग से निकल के आता है, ठीक है। नाउ डिप्लोमेसी इन अफ्रीका। अब चीता पे एक क्वेश्चन है कि अंडर प्रोजेक्ट चीता वर रिलोकेटेड टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज सच एज नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका मेकिंग द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन। तो याद रखना इंडिया का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन चल रहा है फॉर अ लार्ज कार्निवोर। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कर रहे हैं। द एशियाटिक चीता बिकम एक्सटेंट इन इंडिया इन 1952 में, ठीक है ना। 1952 में कंप्लीटली एक्सटेंड हो गया था। प्रोजेक्ट चीता सीक्स टू रिस्टोर द सेम एशियाटिक चीता स्पीसीज अंडर द फॉर्मर इंडियन रीज। तो एशियाटिक चीता नहीं, अफ्रीकन चीता। प्रोजेक्ट चीता के अंदर एशियाटिक चीता नहीं आ रहा है, अफ्रीकन चीता आ रहा है। तो ये एग्जाम वाले दिन अगर मिस कर गया यहाँ पे, फट से आगे बढ़ गए और ध्यान नहीं दिया एशियाटिक चीता पे, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अनलाइक लायन चीता डू नॉट रोर, ये सीधा यूपीएससी का 2024 का स्टेटमेंट है। अनलाइक लायन चीता डू नॉट रोर एंड इंसिस्ट कम्युनिकेशन यूजिंग वोकलाइजेशन एज अ चर्प्स एंड जो चिड़िया जैसे आवाज निकालती है। तो चीता रोर नहीं करता है, ठीक है, ठीक, ऑलराइट। अब यहाँ से नेक्स्ट डिस्कशन, वहाँ तक हम लोग कर चुके थे, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो चाइना से आती है उसका नाम क्या है? चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोलते हैं? सैंगपो। तो क्या किया इन लोगों ने, चाइना ने क्या किया? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दे विल बी मेकिंग ऑन टू दैट, डैम प्रोजेक्ट उस पर बना रही है। तो यूपीएससी में ऐसे नहीं आएगा कि कौन बना रहा है क्या बना रहा है, वो सीधे पूछेगा ब्रह्मपुत्र का ज्योग्राफी बताओ, कहाँ पे है ब्रह्मपुत्र, कैसे ओरिजिन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो इंडिया में इंटर करती है एक्चुअली। तो मेन 3 रिवर, दिहांग, दिबांग एंड लोहित, 3 रिवर है। वो रिवर मिलती है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में सदिया टाउन पे, और वहां से वो ब्रह्मपुत्र के नाम पे फ्लो करती है, ठीक है। टेक्निकली अब देखते हैं इसका मैप अगर मैंने डाला हो तो, हाँ, यस। चाइना का जो सैंगपो प्रोजेक्ट है, जैसे कि ये सैंगपो, इंडिया में ये सैंगपो रिवर, दिस इज द सैंगपो रिवर। यहाँ पे बेसिकली ग्रेट यू बेंड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ से इट एंटरिंग, चाइना यहीं पे डैम बना रहा है इस पे, ठीक है, इट्स ग्रेट यू प्रोजेक्ट। यहाँ से ये इंटर इंडिया में करती है अंडर द नेम ऑफ सियांग रिवर। यहाँ तक इसको सैंगपो बोल रहे थे जब तक वो चाइना में था। द मोमेंट इट एंटर्स इनटू इंडिया इट इज फ्लोज अंडर द नेम ऑफ सियांग रिवर, ठीक है। सियांग के बाद यहाँ पे दिहांग रिवर है, दिबांग, सियांग को दिहांग भी बोलते हैं, और यहाँ दिबांग रिवर। नीचे से एक और रिवर आती है लोहित। These 3 rivers meet each other into the Tinsukia district of Sadia town and thereafter it start flowing under the name of Brahmaputra। मतलब ब्रह्मपुत्र अभी तक अरुणाचल तक उसको नहीं बोल रहे थे। After that it start flowing under the name of ब्रह्मपुत्र, और ये ईस्ट में फ्लो करता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसी में हमारा रिवरिन आइलैंड है, मजुली आइलैंड है ना, मजुली आइलैंड पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो इंडिया का लाइफलाइन टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, राइनोसोर्स वहीं, 1 हॉर्न राइनोसोर्स वहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इस मैप में ऐसे समझिए, रिवर इट इज सैंगपो, इसके बाद इट टेक्स अ यू बेंड टर्न एंड देन इंटर इनटू द इंडिया अंडर द नेम ऑफ सियांग। चाइना इज मेकिंग अ डैम इनटू हियर। डैम इज अ काइंड ऑफ रिजर्वॉयर वेयर दे विल बी सेविंग द वाटर इन द हार्डशिप। जब बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, डैम ओपन कर देंगे। पानी ज़्यादा हो गया है, डैम टूट जाएगा, तो पानी जैसे ही ओपन करेंगे तो लोअर रिपेरियन स्टेट्स पे हम लोग हैं, तो बाढ़ यहाँ के नीचे वाले एरिया, फ्लड एरिया में आ जाएगा। तो इंडिया इसी वजह से ऑब्जेक्ट कर रहा है, मत बनाओ आज, छेड़छाड़ मत करो कुछ भी। दैट्स वाई इंडिया इज ऑब्जेक्टिंग ऑफ इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड विद द क्वेश्चन, अब इसको क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिन चाइना ब्रह्मपुत्र इज नोन एज यार्लुंग सैंगपो एंड इट फ्लोज थ्रू द तिब्बतियन प्लेटू बिफोर द इंटरिंग इंडिया। तो ये रीजन जो है वो तिब्बतियन प्लेटू रीजन है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, तिब्बतियन प्लेटू रीजन। द रिवर एंटर्स इंडिया एज अ सियांग और दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश एंड आफ्टर बीइंग जॉइंड बाय दिबांग एंड लोहित एंड इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। तो याद रखना जो मैंने अभी बताया, ये क्वेश्चन दिहांग, दिबांग एंड लोहित मिल के फिर ब्रह्मपुत्र रिवर बनता है। China proposed a mega hydro power project on Brahmaputra involving the construction of dam on the river lower reaches inside Indian territory. अभी मैप देखा था, इंडियन टेरिटरी में बना रहे हैं क्या हम लोग, वो लोग चाइना, दे आर मेकिंग इन देयर ओन टेरिटरी, बट कंसर्न बस यही है कि हम लोअर रिपेरियन स्टेट हैं, दे आर अपर रिपेरियन स्टेट, तो होगा क्या, डैम का इंपैक्ट आ जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फॉर अ कंसिडरेबल स्ट्रेच ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब मैप जिसने देखा बताओ ये सही स्टेटमेंट है, गलत है स्टेटमेंट, गलत लग रहा है, सही है। मैप पे था, बाउंड्री बना रहा था, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बना रहा था। ऐसी कौन सी रिवर है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है? हाँ, कौन सी, कौन बोला? रावी। इंटरनेशनल बाउंड्री रावी तो, हाँ मतलब हाँ रावी है। और बताओ, ये सही बोल रहे, सतलज, ब्यास। आपने देखा इंडस वैली सिस्टम में इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाती है रावी। चेनाब जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। झेलम भी बनाती है इंटरनेशनल बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रावी नहीं है। और कौन कौन सी है जो बहुत इंपॉर्टेंट? मेकोंग रिवर। मेकोंग का मैप देखा है आपने? मेकोंग पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशियन नेशन में बहता है। इट मेक्स अ बाउंड्री बिटवीन म्यांमार एंड एडजेसेंट कंट्री, है कि नहीं, मेकोंग। तो रिवर्स की मैप की प्रैक्टिस यहाँ पे लिख लो कि मैप प्रैक्टिस में आपको रिवर्स करना है, राइट इट डाउन, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, ज्योग्राफी में, वर्ल्ड मैप प्रैक्टिस में जो नोट्स जैसा लिख लेना, सो दैट वी विल बी आइडिया मुझे रहे कि आई विल बी हैव टू डू द मैप प्रैक्टिस, ठीक है। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन नियर्स रियलिटी एज अ रेलवे सक्सेसफुल टेस्ट। तो हाइड्रोजन टेस्ट ये लोग हम बना रहे हैं अभी। तो नॉर्दर्न रेलवे जोन 126 हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी इसमें आया, ठीक है ना। तो क्या किया इंडिया ने, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर कोच बना लिया चाइना, ये चेन्नई में सर। तो इस पे क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी, एक नया कंसेप्ट आया, हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी। तो हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है कंसेप्ट, कि जो उसका फ्यूल होगा वो हाइड्रोजन होगा सीधा। तो हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वी आर नाउ इनकॉर्पोरेटिंग दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी स्टिल अ इमर्जिंग फील्ड इन द रेलवे, दे आर मेनली चैलेंजेस सेफ्टी कंसर्न। हाँ, मेन चैलेंज है हाइड्रोजन का, उसको स्टोर करना ही मेन चैलेंज होता है, बाकी इट इज़ अ चीपर, और इससे किसी तरह का कार्बन एमिशन भी नहीं आता, तो एफिशिएंट भी है। तो पूरा का पूरा टेंशन है उसकी स्टोरिंग के रिगार्डिंग कार्बन एमिशन। तो कह रहा है कि द सेफ्टी कंसर्न ऑफ हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल, अपार्ट बी इन कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। तो मतलब कि स्टोर किया हुआ है, कहीं से लीक हो गया तो पता भी नहीं चलेगा, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस है। तो लीक हो रहा है वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, सारा हाइड्रोजन निकल जाएगा। और फ्लेमेबल भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत भी चिंगारी उंगारी तो फट जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा जितना आपने टेक्नोलॉजी बनाया, ठीक है ना। तो मेन कंसर्न इसमें हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, इज स्टोरिंग, स्टोर करना, ठीक है ना। अब नाउ यूपीएससी में 100% क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी से, 100% हाइड्रोजन फ्यूल से आएगा, क्योंकि इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस भी कर दिया उसको, हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी। अब जैसे हाइड्रोजन इज अ हेवी गैसियस फ्यूल विद अ डिस्टिंक्ट स्मेल, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, डिस्टिंक्ट स्मेल नहीं है उसका, विच मेक्स अ लीक डिटेंशन ईजी। हाइड्रोजन फ्यूल से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज अ मेन बाई प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल एंड देयरफॉर मॉडर्न हाइड्रोजन सिलेंडर एंड स्टोरेज सिस्टम आर डिजाइन्ड विद हाई प्रेशर कंटेनमेंट, लीक डिटेक्शन एंड ऑटोमेटिक सेफ्टी वेल, है ना। ये तो होगा ना, तभी तो स्टोरिंग इशू। हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे जो फ्यूल सेल्स होते हैं एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या होगा, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट। आप बताइए, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोलाइट हियर? हाइड्रोजन ही होगा ना इलेक्ट्रोलाइट। केमिकल मतलब थोड़ी केमिस्ट्री का नॉलेज इसके लिए। अब नेक्स्ट आते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योग्राफी पे, ये करंट अफेयर्स हम लोग कब का कर रहे हैं, अगस्त महीने का, तो उस समय बारिश हो रही थी, तो ये न्यूज़ मैंने उठा लिया। इसमें क्या है कि मानसून एट द मिड सीजन इंडिया सीज 8% एवब नॉर्मल रेन। तो इस साल जो रेनफॉल हुआ है वो मानसून में 8% एवब मानसूनल रेनफॉल हुआ है। अब हम मानसून रेनफॉल के पैटर्न को समझते हैं कि इंडिया में मानसून रेनफॉल कैसे होता है। तो आई होप कि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, तो इंडिया में ये दिख रहा है, इंडिया में जब मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून इंटर करता है तो कितने ब्रांचेस से इंटर करता है?
two branches. One branch is Arabian Sea and another is Bay of Bengal branch. The Bay of Bengal branch यहाँ पे आने के बाद they get deflected by the mountain system of northeast region and Arkan Yoma. And after that deflection they start moving into the east. तब वो ईस्टर्ली के जैसा बहने लगता है, जिसको हम लोग पुरवैया हवा बोलते हैं. अपने गाँवों में आप देखोगे पुरवैया पछिया टर्म यूज़ होता है. तो ये पूरब से आ रहा है तो इसको पुरवैया बोलते हैं. ठीक है. अब ये जो मॉइस्चर लेडन विंड है, क्योंकि मॉइस्चर लेता हुआ अपने साथ आ रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन सिस्टम के साथ टकराने से रेनफॉल जो होता है इस रीजन में कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है. जैसे जैसे ये मॉइस्चर लेडन विंड स्टार्ट ट्रैवलिंग इनटू द ईस्ट, जैसे जैसे ये पटना कोलकाता से दिल्ली की तरफ पहुंचेगा, इट विल ग्रेजुअली शेड देयर मॉइस्चर. इस वजह से बारिश इस रीजन में ज़्यादा होती है और धीरे धीरे यहाँ पहुँचते पहुँचते बारिश कम हो जाता है, रेनफॉल कम हो जाता है. ठीक है. दिस वॉज आस्क्ड बाई यूपीएससी. रेनफॉल प्रेसिपिटेशन पैटर्न, ये इंडिया में मॉनसून विंड का रेनफॉल प्रेसिपिटेशन पैटर्न कैसा है. तो यहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है तो इस वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखने लगता है. ठीक है. पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं दिखेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मतलब मैं अगर बता रहा हूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका मतलब ये नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब है कि दैट रिसीव द रेनफॉल ऑफ अराउंड 200 to 250 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज एनुअली. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इस पर भी बहुत सारे फैक्टर्स, मल्टीपल टोपोग्राफिक और लोकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा कि किसी एरिया में पहाड़ है, मान लो किसी एरिया में नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी आपको रेन फॉरेस्ट ही दिखे. ठीक है ना. अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं. The rainfall increases as one moves from Kolkata towards Delhi because the Bay of Bengal branch gains strength island. कोलकाता से दिल्ली की तरफ बढ़ेगा या घटेगा? The Western Ghat and the Northeast India receive very high rainfall due to orographic uplift of the moisture-laden monsoon wind. Orographic का क्या मतलब है? हाँ, ओरो का मतलब ही पहाड़ से. ठीक है. तो कोई भी जब बारिश होती है, जैसे मान लो ये पहाड़ है और यहाँ से अगर विंड सिस्टम आ रहा है, तो ड्यू टू दिस माउंटेन सिस्टम इट गेट ऊपर, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ऊपर जाएगा विंड, एंड दिस एडियाबेटिक प्रोसेस को कंडेंसेशन होने के बाद क्लाउड विल स्टार्ट फॉर्मिंग हियर एंड मोस्ट ऑफ द रेनफॉल विल बी डन हियर ओनली. इसके बाद पहाड़ के इधर जो विंड जाएगा, जो सेम विंड था, वो मॉइस्चर उसने छोड़ दिया अपना इस साइड, लीवर्ड साइड. ठीक है ना. नहीं, ये फ्रंट साइड और ये इसका लीवर्ड साइड है. लीवर्ड साइड में बारिश कम होगी. ठीक है. ये सेम चीज कहाँ पे होता है इंडिया में? वेस्टर्न घाट का अपोजिट साइड, जो लीवर्ड साइड है, विदर्भ रीजन है, वहाँ पे सूखा है, इतनी बारिश नहीं होती. लेकिन वेस्टर्न घाट के साइड बहुत बारिश होती है. तो यही चीज़ था. तो आई होप कि थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ में आया. राजस्थान रिसीव्स लो रेनफॉल बिकॉज द अरावली रेंज लाइज परपेंडिकुलर टू द साउथ वेस्ट मानसून एंड द विंड. तो ये तो सही है. राजस्थान रिसीव्स लो रेनफॉल बिकॉज अरावली रेंज लाइज परपेंडिकुलर टू द साउथ वेस्ट मानसून, पैरेलल टू द साउथ वेस्ट मानसून. अरावली रेंज, जैसे कि ये मैप पे आते हैं, यहाँ से जो हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो ऐसे जा रहा है, अरावली हमारा इस तरह से खिंचा हुआ है. अगर ये परपेंडिकुलर होता है इस तरह से, तब जाके बारिश होती है ना इस रीजन में. पैरेलल है ना, तभी तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है ना. इस सब पे ध्यान देना एग्जाम वाले दिन में. तो परपेंडिकुलर ऐसे लिख देगा तो थोड़ा सा मतलब यू हैव टू बी अटेंटिव. यहाँ जो कीवर्ड था ये परपेंडिकुलर था, और एक बार जब मैं जान गया तो सेल्फ बिलीफ रखना है कि मैं एग्जाम वाले दिन पढ़ लूंगा, कॉन्फिडेंट. नोट्स बनाने का हर जगह पे मतलब प्रोस्पेक्ट नहीं ढूंढना है कि हर जगह में नोट्स बनाने बैठे. ठीक है ना. आपसे जो कीवर्ड मिस्टेक हो रहा है उसको उसी वक्त वहाँ पे लिख दीजिए कि आपका दिमाग नहीं सोच पाया उस वक्त ऐसे. सो मेक मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस कि आपकी क्लैरिटी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप. अगर आप जो नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाने के प्रोसेस में आपका दिमाग वैसे सोचेगा जैसे आप सोचना चाहते हो. ऑलवेज रिमेंबर दैट. मैं अपने एक्सपीरियंस 12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. आपका दिमाग ऐसे सोचेगा जैसे आप सोचना चाहते हैं. जब आप लक्ष्मीकांत पहली बार पढ़ते हैं तो आप अपने मुताबिक पढ़ते हैं उसको. जब धीरे धीरे आप क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं लक्ष्मीकांत के साथ, फिर आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होती है कि अरे ये तो मैंने गलत सोच लिया, ये मैं गलत समझ के बैठा हुआ था मैं अब तक, है ही नहीं. तो ये चीज़ें बार बार क्वेश्चंस बनाओ. नोट्स बनाओगे तो फिर वही गलती होगा क्योंकि आप बिगिनर अभी लेवल पे हो. तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता किसी को आपकी स्टार्टिंग में आप नोट्स बनाना शुरू करो. पढ़ने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद फिर जाके आप नोट्स पे पहुंचो ग्रेजुअली. फिर मेंस के क्वेश्चंस देखो कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली नोट्स डेवलप करना शुरू करो. तो स्टार्टिंग डे से अगर किसी ने न्यूज़पेपर क्लिपिंग उठा के उसका नोट्स बना दिया तो कुछ नहीं कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और एग्जाम 5 वर्षीय योजना में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है. ठीक है. ये जनरली यूपी बिहार के लड़के करते हैं. उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अदर स्टेट्स के लड़के ये नहीं करते हैं और निकाल लेते हैं 1-2 अटेम्प्ट के अंदर, और उनको 4 साल लग जाता है. दे फील वेरी प्राउड कि IAS बन गए. तो 4-5 साल बन के क्या फ़ायदा है 5 साल बाद IAS बनने का. 21 साल का लड़का आपसे सीनियर बन के बैठा रहेगा, आप 30 साल में उसको रिपोर्ट करने जाएंगे बीइंग एन IFS ऑफिसर. SSC का आपने क्लियर किया 30 ईयर्स के एज में, और 22 साल का लड़का आपका सीनियर ऑफिसर बैठा हुआ है IFS बन के वहाँ, एंड यू विल बी रिपोर्टिंग टू दैट. तो मेक योर सेल्फ मोर एफिशिएंट. जितना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, और एफिशिएंसी क्वेश्चंस बनाने से आएगा और आंसर रेटिंग करने से आएगा. ठीक है. नाउ दिस इज द मैप पैटर्न जो मैंने बताया. इस एरिया में रेनफॉल ज़्यादा है, एबव 200. इस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल है, एबव 200. फिर 100 से 200 से ये वाला रीजन है,
कौन बताएगा यहाँ पे कैसा कैसा फॉरेस्ट मिलता है? साक्षी, किस तरह का फॉरेस्ट मिलेगा इस रीजन में? कुछ आइडिया? कौन सा डेसिडियस? डेसिडियस में डेसिडियस, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मॉइस्ट, ड्राई, स्पेसिफिकली बताओ। डेसिडियस तो सबको पता है, इंडिया में डेसिडियस मिलता है। हाँ, मैं तो टीक का पेड़ बोल दूंगा तो आपको टीक कहीं भी मिल जाएगा इंडिया में, तो बहुत जनरल बात है। मैप प्रैक्टिस बताओ अतुल, कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा यहाँ पे? मॉइस्ट, कौन सा? ड्राई, नहीं ये डेसिडियस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का नाम डेसिडुअस और रेन फॉरेस्ट में क्या फ़र्क है? नहीं, मतलब जो फॉरेस्ट है बारिश तो हो ही रही है, वो तो सबको पता है। पेड़ घना होता है और डेसिडियस, वेरी गुड, डेसिडियस में शेडिंग होता है एक सीजन में। रेन फॉरेस्ट में आपको शेडिंग का कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता, ठीक है ना? शेडिंग ऑफ लीव्स होती है, जैसे अभी बारिश, अभी ठंड आया ना, अब धीरे धीरे आप जैसे देखोगे स्प्रिंग आएगा तो नए पत्ते दिखने शुरू हो जाएंगे आपको। ऑटम में क्या होता है? फॉल। ऑटम को फॉल क्यों बोलते हैं? पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है ना? तो इस वजह से तो यहाँ जो फॉरेस्ट मिलेगा, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं ये ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाएगा ट्रॉपिकल। उसके बाद फिर डेसिडुअस, यहाँ डेसिडुअस वेजिटेशन मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो मॉइस्ट डेसिडुअस मिलेगा, और ये वाले रीजन में ड्राई डेसिडुअस मिलेगा। ये वाला रीजन 60 से 100 के बीच में। ड्राई डेसिडुअस की ट्रीज कौन कौन सा है? कौन कौन सी ट्रीज है? रेन फॉरेस्ट का ट्री कौन सा है? मॉइस्ट डेसिडुअस के फॉरेस्ट के ट्रीज कौन कौन से? ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, अब ये ध्यान रखना कि इन सब पे फोकस किया जाता है, ठीक है ना? ज्योग्राफी में रेन फॉरेस्ट के अंदर महोगेनी ट्री मिलती है, ठीक है? मॉइस्ट डेसिडुअस के अंदर, ड्राई डेसिडुअस के अंदर कैसी ट्रीज मिलती है? तो टीक, शैल, शीशम, ये ड्राई डेसिडुअस का वेजिटेशन है। फिर एरिड में जाएंगे तो बबूल का पेड़, ठीक है ना? फिर हम टेम्परेट में जाएंगे तो मैपल की ट्री मिलती है, जिसको चिनार की ट्री बोलते हैं वहाँ पे, देवदार, चिनार, इनके पेड़, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है एक वेजिटेशन से। पढ़े हो? ये सब नहीं किए हो अभी ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी अभी नहीं किए हो क्या? किया ठीक है। अब ये मालदीव्स के साथ इंडिया का रिलेशनशिप, मालदीव्स अब तक क्या करता था? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का नाम कभी सुना है? हाँ, इंडिया की पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट। किसने दिया? इंडिया फर्स्ट। मालदीव्स की इंडिया फर्स्ट होगी और हमारी नेबरहुड फर्स्ट पर। हाँ, ये किसने कंसेप्चुअलाइज किया? ये गुजराल डॉक्ट्रिन पढ़ा है? उन्होंने क्या कहा था कि वी विल नॉट बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम आवर नेबर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वी विल बी हेल्पिंग आवर नेबरिंग कंट्रीज। किसी एक्सपेक्टेशन के बिना हम हेल्प करेंगे। रीजन उसका क्या है? दो कंट्री इंडिया का क्या है? डिस्प्यूट में रहता है, पाकिस्तान और चाइना। तो हम अपने नेबरिंग कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज को लूज नहीं करेंगे, नहीं तो पाकिस्तान एंड चाइना कैन, और वही हो रहा था अभी वहां पे। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन मालदीव्स। तो मालदीव्स का जो पास्ट गवर्नमेंट था, इंडिया आउट कैंपेन चला रहा था मोहम्मद मुइज़ कि इंडिया को बाहर करो मालदीव से। ही वॉज बेसिकली यही कर रहा था उस टाइम पे कि पहले क्या था? इंडिया फर्स्ट पॉलिसी था कि जो भी डिसीजन लेना है, जैसे भूटान सारा डिसीजन इंडिया के साथ लेता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सारा कुछ। मालदीव्स में भी यही था, लेकिन दे हैव आस्क्ड फॉर इंडिया आउट कैंपेन। तो इंडिया आउट कैंपेन अगर आप ऐसे चलाओगे तो इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक इशू खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। इंडिया का अपना बेस है, नेवल बेस है वहाँ पे, सिक्योरिटी कंसर्न्स है वहाँ पे। फिर मालदीव्स जहाँ पे है लोकेटेड, दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेडिंग जोन्स, स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे सिचुएशन में दिस इज अ कंसर्न फॉर इंडिया। तो अब जाके मालदीव्स ने रिसेंटली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, recent visit to the island nation to attend the Independence Day celebration during which several economic agreement। तो अब जाके हमारा रिलेशनशिप बेटर होना शुरू हुआ है आफ्टर पीरियड ऑफ सर्टेन रीस्ट्रेन, ठीक है? तो आपको समझ में आया कि बीच में मालदीव्स और इंडिया का रिलेशनशिप डिटोरिएट हो गया था, अभी वापस से वी आर नाउ मेकिंग इट बेटर। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये डॉक मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप्स में। इस डॉक में जो आर्टिकल्स हैं उसको ज़रूर देख के जाना है, ठीक है? अभी मैं अगर सब कुछ पढ़ने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने बेसिक आपको हाईलाइट बता दिया कि इंडिया का रिलेशनशिप मालदीव से अब बेटर होना शुरू हो गया। अब तक कुछ और था, अब जाके वी आर फाइंडिंग फॉर अ न्यूज़ को। विथ रेफरेंस टू द इंडिया मालदीव्स रिलेशंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सरसाइज दोस्ती इज अ बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। पहले प्रीव्यू नहीं आता था क्वेश्चन एक्सरसाइज सब पे, लेकिन अब आना शुरू हो गया है ना? पहले नहीं था। अब आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं। तो एक्सरसाइज दोस्ती इज अ बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। बहुत फैक्ट है, पता होगा तो बनेगा, नहीं तो चला गया हाथ से, ठीक है? तो ये जो बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज दोस्ती, उनका नेवल एक्सरसाइज को बोलते हैं। इंडिया मालदीव्स का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका क्या नाम है? कुछ आइडिया है? हाँ, यस, देखो, शी हैज स्टडीड। इसका जो नेशनल डिफेंस वाला जो एक्सरसाइज है उसका नाम है एक्वेरिन है, राइट? इसमें लिखा नहीं है सोल्यूशन में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स रिफ्लेक्ट इन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ही रहेगा।
Maldives has a strategic location in the Indian Ocean region, close to major international sea lane, जो मैंने बताया. India Maldives engagement in trade and oil economic cooperation in addition to defense ties. तो करते ही हम लोग. तो बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक सा फैक्ट इसमें वही जानना था. एक्वेरिन जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोस्ती जो है वो उनका नेवल एक्सरसाइज का नाम. इंडिया नेपाल के एक्सरसाइज का क्या नाम है? इंडिया नेपाल, इंडिया यूएसए, ये सब देख के जाना एग्जाम से पहले. फ्रांस, इंडिया, यूएस, नेपाल, सारा. ठीक है. अब आप बोल रहे थे कि नोट्स कैसे बनेगा? नोट्स बनता है इन फैक्चुअल चीज़ों का, कि अब आप जाके मल्टीपल एक्सरसाइज को एक बार नेवल, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स सबके बेसिस पे एक नोट छोटा बना लें. नाउ गोइंग अहेड विद दैट, इंडियन स्टील पावरिंग एमएसएमई ग्रोथ. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है इस पे कि विद रेफरेंस टू द इंडिया स्टील इंडस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. अभी कितने नंबर पे हम लोग? थर्ड लार्जेस्ट नहीं है. कौन है फर्स्ट पे और सेकंड? इंडिया. थर्ड लार्जेस्ट वी आर नॉट. वी आर सेकंड. द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. वेरी गुड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकायदा कमिटीज, इंडियन स्टील एसोसिएशन, सब मिलकर स्टील के ऊपर काम कर रहा है आज के डेट में. वी हैव टेकन प्लेज टू प्रोवाइड क्वालिटी स्टील्स टू द वर्ल्ड. ठीक है ना. अब जब हम, जाहिर सी बात है कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो ड्यू टू हाई क्वालिटी एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंडिया तो इंपोर्ट नहीं करता होगा. फिर करता है? श्योर. किसने बोला नहीं करता है? जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर क्यों करेंगे? क्या रीज़न होगा प्रोडक्शन? हाँ, बट ये रीज़न थोड़ी है कि चाइना ज़्यादा करता है. यस, क्वालिटी स्टैंडर्ड पे. ज़रूरी नहीं कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट सब पे हो सकता है एयरपोर्ट का मुझे कुछ बनाना हो स्टील से और इंडिया का वो स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है उससे, तो हम इंपोर्ट करके मंगाना पड़ेगा ना बाहर से. तो ये एकदम एब्रेप्टली बोल देना एग्जाम वाले दिन तो गलत है. आपको एप्टीट्यूड समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है? सेकंड स्टील प्रोड्यूसर है हम लोग लार्जेस्ट. डिस्पाइट हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, इसकी श्योरिटी नहीं है कि हम, जरूरी नहीं कि हम इंपोर्ट करें, नहीं करें. ठीक है ना. दैट इज द क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल इन एग्जामिनेशन. अब ये सब गलतियां आप लोग पहले कर देते होगे या फिर अभी भी हो जाएगा पेपर में, लेकिन ग्रेजुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है ना. यशस्वी, आई होप कि ये सब तो आइडिया लग गया होगा. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन पे क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996. तो आर्बिट्रेशन क्या होता है? कंसिलिएशन एक्ट इज अ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. जब कोई स्पेसिफिक मैटर होता है तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, क्या कहती है, कोर्ट बोलती है कि आप आर्बिट्रेट आपस में बैठ के सुलह कर लो बिना उसको कोर्ट में लाए हुए. ठीक है ना. अब ऐसे सिचुएशन में जब आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बना रहे हो तो क्या इसमें सिविल, क्रिमिनल सारे मैटर ले लेंगे हम लोग? ऐसे ही मैटर लेंगे ना कि जो थोड़ा सा शॉट डाउन हो सकता है, सिविल मैटर लेंगे. क्रिमिनल अगर हम बड़े बड़े मैटर केसेस देखने लगे आर्बिट्रेशन में कि नहीं मर्डर हो गया, अब आपस में बैठ के सुलह कर लेंगे तो वो नहीं चलेगा. तो आर्बिट्रेशन अंडर द एक्ट कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट बोथ. मैंने बोल दिया, याद रखना एग्जाम में. ये गलत है. सिविल और क्रिमिनल मैटर नहीं देखते. ठीक है. नहीं देखते हैं मतलब नहीं देखते हैं. ठीक है ना. इतना याद रखना. मैंने इस पर रिसर्च भी किया कि हालांकि एक आधो छोटा मोटा भी देख ले, बट नहीं ही देख रहे हैं ये लोग बिल्कुल. आर्बिट्रेरियल अवार्ड इज द फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. कहने का मतलब है कि जो आर्बिट्रेशन होगा आपस में दो पार्टीज के बीच, अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो फाइनल और बाइंडिंग हो जाएगा आपके ऊपर. ठीक है ना. अब उसका अपील ऊपर होगा क्या फिर? फाइनल और बाइंडिंग हो गया तो हाँ, बाइंडिंग है बाकायदा, ये सही है. फाइनल और बाइंडिंग होगा. अपील भी इसके ऊपर हो सकता है, लेकिन इसका अलग मैकेनिज्म है कि कैसे अपील करेंगे उसके ऊपर. ठीक है. जब इसने डिसीजन दे दिया तो वो फाइनल और बाइंडिंग आपके ऊपर हो जाएगा, वो आपको मानना ही पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद आर्बिट्रेशन इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द एक्ट एज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इंटेंडेड टू लिमिट जुडिशियल इंटरवेंशन एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन द कोर्ट. इसी ऑब्जेक्टिव से हम लेके आए थे. ठीक है ना. ऐसे आर्बिट्रेशन कोर्ट, छोटे छोटे कोर्ट्स बहुत सारे हैं, फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट्स जिनको बोलते हैं हम लोग इंडिया में. जैसे मोटर व्हीकल के लिए हम कोर्ट नहीं जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट या पटियाला कोर्ट की मेरा चालान कट गया, अब आप वो कर. छोटे छोटे कोर्ट्स में हमारा काम हो जाएगा, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है. अब द एक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड फॉर द फास्ट ट्रैक प्रोसीड्यूर इनेबलिंग आर्बिट्रेरियल डिस्प्यूट टू बी रिजॉल्व विद इन अ शॉर्टर एंड प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम. तो जनरल लिखा हुआ है, आप इसको ये भी चेक करना कि प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम कितना है, थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना है. मेंस में आर्बिट्रेशन आ चुका है, पूछा जा चुका है, तो प्री में क्वेश्चन कभी भी आर्बिट्रेशन पे बन जाएगा. ठीक है. अब आता है निसार. निसार सैटेलाइट, एन से नासा और इसरो. ठीक है. तो ये नासा और इसरो ने मिलकर ये सैटेलाइट स्टार्ट किया है, लॉन्चिंग टुडे. इट विल बी द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. तो अब तक का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जितने भी बने हैं उनमें से सबसे मोस्ट पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. इसके अंदर दो है, एक रडार एंटीना, एक है इसका एल बैंड और एक है एस बैंड. ये दो बैंड से ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. नॉर्मली जितने भी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं उसमें एक ही बैंड होता है, एल बैंड. इसके अंदर एल और एस दोनों लिया है हमने. एक बैंड को इसने इंडिया ने बनाया है, एक बैंड को यूएस ने बनाया. ठीक है. अब इसका एक डिटेल में भी मैंने डाला है कि इंडिया ने कौन सा बैंड बनाया है, एस बैंड, और एल बैंड नासा ने. ठीक है. अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं फिर.
The NISAR synthetic aperture radar mission consider the following statement. It is a joint Earth observation satellite mission of ISRO, NASA and European space agencies aimed at studying the land. तो European space agency नहीं है इसमें. It will be the first satellite mission to use two different radar frequency, namely L-band and S-band. तो ये सही statement है. The mission will support application of Earth monitoring, land information study, glaciers monitoring, soil moisture estimation and agriculture assessment. तो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऐसे डिफरेंट सैटेलाइट्स होते हैं. क्या क्या काम होता है सारे सैटेलाइट्स का? कोई वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, कोई नेविगेशन सैटेलाइट हो गया, कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सैटेलाइट हो गया. रिमोट सैटेलाइट्स जो होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का क्या काम होता है? जैसे डिजास्टर आया उसको ऑब्जर्व करना, फॉरेस्ट कितना है उसको ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स. एल और एस बैंड लगाने से बहुत माइन्यूट डिटेल सैटेलाइट से ऑब्जर्व हो जाएगा नीचे. दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग एल बैंड एंड एस बैंड. तो निसार विल बी प्लेस्ड इन अ जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू इनेबल कॉन्टिन्यूस. अब ये कोई बता सकता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा कि किस में होगा? जियो स्टेशनरी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये. ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितना हाइट पे होता है? अरे ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें, अब तक आपको इन सब चीजों को कैच करना आना चाहिए. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितने हाइट पे होता है? क्या हाइट होता है? 36,000 किलोमीटर. अब इतना ऊपर सैटेलाइट लगा, वहां से कैसे दिखेगा सब कुछ, है कि नहीं? तो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ही रखेंगे हम इसको, ठीक है ना? तो ये सब एप्टीट्यूड अभी ग्रेजुअली हैव टू डेवलप, ठीक है. निसार विल बी प्लेस्ड इन अ सन सिंक्रोनस लो अर्थ ऑर्बिट. सन सिंक्रोनस, नॉट अ जियो स्टेशनरी. जियो स्टेशनरी का मतलब हो गया कि ये हमारा अर्थ है तो वो फिक्स्ड रहेगा उस पोजीशन पे. जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा वो सैटेलाइट भी उसके साथ घूमता चलेगा, ठीक है ना. सन सिंक्रोनस में ये चीज़ नहीं है कि वो फिक्स्ड रहेगा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे. इट विल चेंज. अर्थ घूम रहा है वो फिक्स्ड रहेगा, ऐसे ऐसे अर्थ, तो वो पूरे अर्थ को ऑब्जर्व कर सकेगा सन सिंक्रोनस में. आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट, नॉट अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है. निसार इज प्लेस्ड इन खुले रहने दोस्तों. निसार इज प्लेस्ड इन अर्थ पोलर सिंक्रोनस टू अचीव हाई रेजोल्यूशन रडार इमेजिंग एंड प्रिसाइज रिपीट पास इंटरफेरोमीटर, ठीक है ना. तो निसार सैटेलाइट इट इज. फ्लैश फ्लड पे एक क्वेश्चन है. उस टाइम पे फ्लैश फ्लड बहुत आ रहा था, जैसे एक न्यूज़ में आ रहा था ना, देहरादून या फिर उत्तराखंड में पूरा का पूरा वो गाँव चला गया. तो गवर्नमेंट ने उसका अभी 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने रिपोर्ट पढ़ा, उसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि मैंने वार्न किया था इन लोगों को यहाँ नहीं रहने के लिए. समझ रहे हो? तो अपना जिम्मेदारी छोड़ के गवर्नमेंट ने उस पर डाल दिया कि हमने तो पहले वार्न कर रखा था कि इको सेंसिटिव जोन है, आपने घर और बस्ती क्यों बनाई वहाँ पे. लेकिन कहीं भी आप रह रहे हो तो वार्न करने से सिर्फ थोड़ी होता है, उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा ना रेगुलरली कि उस एरिया में रह रहा है. सडन फ्लैश फ्लड आया, फोटो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पूरा का पूरा वो निकल गया था उस टाइम. अब फ्लैश फ्लड के बारे में देखते हैं. द फ्लैश फ्लड इन इंडिया आर ऑफन काउज्ड बाय क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन्स एंड साइक्लोनिक सर्कुलेशन. तो जरूरी नहीं है कि फ्लैश फ्लड हिली एरियाज पे ही आए. इट कैन बी पॉसिबल कि वो कोस्टल रीजन्स पे भी आ सकता है, साइक्लोन्स जहाँ पे आएगा. तो फ्लैश फ्लड्स आर लार्जली कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल फ्लड प्रोन रिवर प्लेन सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. अभी ये सही है? यशस्वी, इज इट करेक्ट टू से दैट कि फ्लैश फ्लड आर लार्जली कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल फ्लड प्रोन रिवर प्लेन सच एज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन? रॉन्ग. रीजन क्या रीजन है? कोस्टल में भी तो आ सकता है ना. Himalaya and the northeastern region as well as the urban areas with poor drainage are highly vulnerable to the flash flood due to steep slopes, high rainfall intensity and drainage congestions. तो जहाँ ड्रेनेज कंडीशन होगा वहाँ पे तो फ्लैश फ्लड बन ही जाएगा ना, वाटर निकलने का जगह नहीं मिल रहा है उसको. और द occurrence of the flash flood in India is aggravated by high sediment loads in river and reduced carrying capacity, especially during the monsoon month. करेक्ट है मेरा? ठीक है, गुड. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे बर्ड पे मिला. काजीरंगा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मन की बात में नरेंद्र मोदी ने बोला कि हम बर्ड सेंसस करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में. तो काजीरंगा नेशनल पार्क में इन लोगों ने बर्ड सेंसस किया. अब इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एकदम बेसिक सा क्वेश्चन उसी रीजन के बर्ड्स को पकड़ के बना दिया कि पेंटेड स्नाइप, बंगाल फ्लोरिकन, इंडियन स्कीमर और रिवर टेरेपिन, आउट ऑफ ऑल 4 कौन सा बर्ड नहीं है इन चारों में से? तो आप ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी में आया है ऐसे क्वेश्चन कि आउट ऑफ द, इसका मतलब कि आपको स्पीसीज का डिटेल पता होना चाहिए. तो ये पेंटेड स्नाइप, बंगाल फ्लोरिकन एंड इंडियन स्कीमर और रिवर टेरेपिन, कौन सा लग रहा है नाम से कि बर्ड नहीं होगा? रिवर टेरेपिन नाम से पता है. इंडियन स्कीमर, रिवर टेरेपिन जो है कछुआ है, बाकी सारे बर्ड्स हैं. ये हैं, ये पहला ये है पेंटेड स्नाइप, ये ऐसा दिखता है, ये बंगाल फ्लोरिकन है और ये इंडियन स्कीमर है. अब आप याद रखिएगा कि आप पीएमएफ वाली किताब या फिर किसी पर्टिकुलर कोई बुक से सारी स्पीसीज का डिटेलिंग आपको एक बार देखना होगा, ठीक है ना. और ये जो है ये रेप्टाइल फ्रेश वाटर टर्टल. सो शी इज़ लाइक कि इतना कुछ है इसमें पढ़ने के लिए. तो इन्वायरमेंट में जाके स्पीसीज भी आपको ऐसे ऐसे करके एक एक देखना पड़ेगा, फिर फोटोज, पिक्चर्स एंड स्पीसीज ऑन.
ठीक है। नाउ रुपी लॉस बिगेस्ट सिंगल डे फॉल इन द नियरली 3 मंथ्स इन द ट्रप टेरिफ, तो मतलब रुपी डिप्रिशिएट कर गया। द मोमेंट रुपी डिप्रिशिएट किया, यूपीएससी सीधे क्वेश्चन फ्रेम करेगी कि रुपी अगर डिप्रिशिएट करता है तो उसका इंपैक्ट इकोनॉमी में कैसे आएगा। तो डिप्रिशिएशन ऑफ इंडियन रुपी विल लीड टू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिप्रिशिएशन ऑफ द रुपी इंक्रीज द डोमेस्टिक करेंसी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट सच एज क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर। ये तो एकदम 100% ट्रू है, कोई डाउट नहीं इसमें। डिप्रिशिएशन ऑफ रुपी टेंड्स टू मेक इंडिया एक्सपोर्ट चीपर, ये पॉसिबल है, एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा क्योंकि नाउ $1 कैन एबल टू बाई मोर मनी, मोर रुपीज, तो बाहर के लोग खरीदना शुरू कर देंगे हमारा प्रोडक्ट, तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा ना हमारा प्रोडक्ट मार्केट में। अब टू मैनेज द एक्सेसिव डिप्रिशिएशन ऑफ रुपी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेल $US फ्रॉम इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यही करना पड़ेगा। दिशा समझ में आ रहा है? इकोनॉमी कर लिया आपने, समझ में आ रही है ये बात कि अगर हमारा रुपी डिप्रिशिएट कर गया तो डिप्रिशिएशन का मेन कॉज क्या है? डॉलर रुपी मिसबैलेंस, ठीक है ना, डॉलर की सप्लाई ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में रुपी को हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट सप्लाई ऑफ डॉलर इनटू द मार्केट। तो आरबीआई यही काम करेगा। अभी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए यशस्वी प्री में, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस गलत मेरे से भी हुए हैं, इसलिए जानबूझ के मैंने फ्रेम किया। अब एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है आईआईटी खड़गपुर का, वो बोला कि मैं तो ऐसे डिप्रिशिएशन देखता हूँ कुछ हूँ और डर जाता हूँ कि क्या ही इस पर सोचूं मैं। तो शुरू में स्टार्टिंग प्रिपरेशन करने में तो प्रॉब्लम होता है, समझने में दिक्कत होता है। अब ये कमचटका पेनिनसुला, अभी रिसेंट यहाँ पे अर्थक्वेक आया था अगस्त के महीने में, और इससे पूरा का पूरा हाई वेव सुनामी आया था, ठीक है। ये कहाँ पे है कमचटका? रशिया, तो आप जान गए आप तब ना। कौन किसको लगता है कि जापान में? जैसे बहुत लोगों ने जापान टिक कर दिया था, इट इज़ रशिया में। ये है कमचटका पेनिनसुला, ठीक है ना। ये कहाँ पे लाई कर रहा है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले बेल्ट, ठीक है। दिस इज कमचटका पेनिनसुला, ठीक है ना। यहाँ पे आए सुनामी, तो याद रखना कि इस वाले रीजन में है। अब आज के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं, आधा घंटा विल टेक, आई टेक मोर, हाफ एन आवर में विल डू दिस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनैक्टेड इन विच ईयर? किस साल इनैक्ट किया था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट? बोलो जल्दी बोलो, कौन इसको मॉनिटर करेगा, इसके इंप्लीमेंटेशन को? हु विल मॉनिटर इट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर चिल्ड्रन, राइट, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। मेंस में आया था ये क्वेश्चन इस साल, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और कौन कौन मॉनिटर करेगा? स्टेट लेवल पे भी होता है क्या? जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सेंट्रल लेवल पे, उसके नीचे आएगा स्टेट लेवल का प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब कमाल की बात यह है कि द मंथ स्पेशल पॉक्सो कोर्ट इन मुंबई ग्रांटेड बेल टू, अब ये न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, अननेसेसरी का है, बहुत बेकार है इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, कंसेंट को लेके अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है ना। 18 साल से कम एज है आपका, डिस्पाइट हैविंग अ कंसेंट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसेंट। अगर कपल्स हैं और 18 साल से नीचे का है तो अगर कंसेंट है भी तो नहीं माना जाएगा। लेकिन कोर्ट आज के डेट में इसको लिबरल बेसिस पे जजमेंट दे रही है कोर्ट्स, ठीक है ना। कह रही है कि ठीक है कंसेंट है, छोड़ दो, जाने दो, करियर खराब हो जाएगा इन लोगों का, तो कोर्ट ऐसे कंसिडरेशन ले रही है। ये पूरा आर्ग्यूमेंट उसी के ऊपर है, ये आर्टिकल जो आया। अब आप उसमें ना जाके सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट को यूपीएससी के मापदंड से पढ़ते हैं। यूपीएससी कैसे उसको पूछेगा? तो यूपीएससी पूछेगा कि इस एक्ट की मॉनिटरिंग कौन एजेंसी कर रही है, ठीक है। यूपीएससी इसमें पूछेगा कि इस एक्ट की मॉनिटरिंग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, एज ईयर जो है ये 18 है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अगर हीनियस क्राइम होता है तो चाइल्ड का एज सीधे 16 कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। ये बात पता है आपको? ये कब हुआ है? आफ्टर दैट निर्भया केस। द एक्ट फॉलोज द स्टैंडर्ड क्रिमिनल लॉ प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि जो इनोसेंट मुझे जो प्रूव करना है, मुझे खुद को इनोसेंट कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रोसिक्यूटर के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, मतलब स्टेट के ऊपर बर्डन नहीं है कि इसको एक्यूज्ड आप प्रूव कीजिए, आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल होता है क्रिमिनल लॉ प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अभी ये सब न्यूज़ में है, क्योंकि न्यूज़ में है इसलिए मैंने यहाँ पे ये कीवर्ड लिख दिया। एग्जाम वाले दिन अब ये सब क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है दोस्त। देखो प्रिंसिपल इसमें कहता है एक्ट फॉलोज द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस प्लेसिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ इंटायरली ऑन द प्रोसिक्यूशन। मतलब कि यू हैव टू प्रूव इन योर कोर्ट दैट यू आर इनोसेंट। टेक्निकली क्या होता है कि कोर्ट में जो होता है स्टेट प्रूव करता है कि आप अक्यूज्ड हो। कैसे प्रूफ होता है? तो जैसे आपने कोई क्राइम किया, तो क्राइम करने के बाद पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है मैटर, चार्जेस लगाती है आपके ऊपर, और चार्जेस लगा के कोर्ट में हाथ झाड़ के चली जाती है। पुलिस का काम इतना ही होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है। कोर्ट में एक बार चार्जेस आपके ऊपर लग गया तो उसके बाद एक पीपी बैठा होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको बोलते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपके ऊपर चार्जेस लगाएगा कोर्ट में, और एक डिफेंडेड लॉयर रहेगा जो आपकी पार्टी से रहेगा, वो आपके चार्जेस हटाएगा कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर करके। फिर जजेस के हाथ में कितना चार्जेस रखना है, कितना आपको हटाना है। जजेस चाहे तो सारा चार्जेस आप पे ऊपर से हटा।
अब ये काम जो था वो पीपी का था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आपके ऊपर चार्जेस इंपोज, यहाँ वो सब कहानी नहीं होगी, यहाँ आपको अब बताना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट हूँ, ठीक है ना। तो पीपी का कोई रोल नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, प्लेसिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ एंटायरली ऑन द प्रोसिक्यूशन, दिस इज गलत स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, अंडरस्टूड। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मतलब ये हो गया ना कि द पर्सन विल बी कंसीडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ, अंटिल प्रूवन गिल्टी, यस। कंसेप्ट ऑफ द पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रिकग्नाइज, जो मैंने अभी बताया वो रिकग्नाइज नहीं है, 18 से आप कम है तो बस खत्म। और इसका सेक्शन 44 एक्ट इंपावर कर रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज बेसिकली यही मॉनिटर करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट नंबर 2 इनकरेक्ट था, बस बाकी 134 सही था। आपको समझ में आ गया ना प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। बाकी इसका सॉल्यूशन जो है उसमें और मैंने लिखा है, उसको भी देखना है। अब नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम रहेगा तो टारगेट बेनिफिशियरी उसका क्या है, हु इज द टारगेट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। तो टारगेट बेनिफिशियरी इसमें कौन है, मदर्स, जो प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में कौन कौन से लोग, क्या सारे लोग, किसको पर्टिकुलरली टारगेट करके दे रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिनको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर किसी तरह का बेनिफिट मिला हुआ है वो आउट हो जाएंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से। इवन अगर आप प्राइवेट जॉब में हो और आपकी कंपनी आपको किसी तरह का मैटरनिटी बेनिफिट दे रखी है तो आप इस योजना के अंदर नहीं कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या क्या मिलेगा, तो इसमें सीधे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 5,000 रुपया देंगे बर्थ ऑफ योर फर्स्ट चाइल्ड को और 6,000 रुपया देंगे सेकंड चाइल्ड, प्रोवाइडेड कि वो लड़की होनी चाहिए। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस के डेप्थ में जा रहा है, स्कीम्स के डेप्थ में जाना शुरू कर दिया है लोगों ने, ठीक है ना। तो ये क्लैरिटी से पता रखना, 5,000 फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड 6,000 रुपया, प्रोवाइडेड की लड़की होनी चाहिए आपकी नेक्स्ट चाइल्ड, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा 5,000 रुपये बंद। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो करना है करते रहिए, पैसा हम नहीं देंगे आपको। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ नेशनल। अब ये कौन बता सकता है सेक्शन 4 के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को क्या लेना देना इससे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के सेक्शन 4 में बाकायदा ये लिखा हुआ है। तो ये सही स्टेटमेंट है, मुझे भी नहीं पता था, आई गॉट टू नो बाई रीडिंग द मिनिस्ट्री वेबसाइट। सेक्शन 4 के वहाँ लिख लो आपको, ठीक है ना, बाकायदा सेक्शन 4 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लैक्टेटिक वुमेन को बेनिफिट प्रोवाइडेड है। हाँ, न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सही किया था तुमने। अच्छा, मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द स्कीम इज अवेलेबल फॉर वुमेन फॉर फर्स्ट 2 लिविंग चिल्ड्रन प्रोवाइडेड द सेकंड चाइल्ड इज अ गर्ल। जो मैंने ऊपर दिखाया, पहले में प्रोवाइड होगा 5,000 और सेकंड 6,000 फॉर द सेकंड चाइल्ड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिव वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट अंडर द स्कीम। सारे लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। जिनको ऑलरेडी कहीं से एक्सेस मिला हुआ है मैटरनिटी बेनिफिट का, दे विल नॉट बी कंसिडर अंडर द दिस स्कीम, ठीक है ना। याद रखना, एग्जाम वाले दिन इसकी डिटेल्स में मैंने एकदम क्वेश्चन बनाया है, आ सकता है। 5,000 और 6,000 रुपया, ये दो चीज़ भी याद रखना है। इंटरवेंशन बाय इंडियन टीम हेल्प, ये एक्सियम 4 वाला, एक्सियम 4 पे फिर से मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया। अभी लास्ट डिस्कशन में हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे। एक्सियम 4 एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट बैक, इट इज़ अ प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट। इट इज़ लेड बाई नासा, नहीं, नॉट लेड बाई नासा, इट इज़ अ कंप्लीट प्राइवेट प्रोजेक्ट। एक्सियम कंपनी जो है वो बनाई है। स्पेसक्राफ्ट जो इसमें यूज़ किया है इन लोगों ने, नासा और स्पेस एक्स दोनों का, लॉन्च व्हीकल एंड स्पेसक्राफ्ट एज वेल, जो यूजेबल स्पेसक्राफ्ट है और प्लस लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल इन लोगों ने किससे लिया, स्पेस एक्स से लिया, और स्पेसक्राफ्ट इन लोगों ने, एक कंपनी है उससे लिया इन लोगों ने। अब प्राइवेट मिशन है तो प्राइवेट मिशन में क्या है कि कौन कौन से गवर्नमेंट, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब इस प्राइवेट मिशन में अपना अपना सीट स्पॉन्सर किया इन लोगों ने। तो 4 कंट्रीज थी ऐसी, इंडिया, पोलैंड एंड, ठीक है। AX4 मिशन वाज अंडरटेकन मेनली फॉर स्पेस टूरिज्म पर्पस। अतुल, स्पेस टूरिज्म के लिए है, माइक्रोग्रेविटी के लिए है, लेकिन स्पेस टूरिज्म इसका पार्ट है मिशन का, ये भी मैंने देखा। तो स्पेस टूरिज्म इज पार्ट ऑफ मिशन बट मेनली नहीं है। अभी समझ में आना कीवर्ड मेनली उसके लिए नहीं बना है, लेकिन स्पेस टूरिज्म कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहा है ये एक्सो मिशन। अब जाहिर सी बात है, प्राइवेट है तो कमर्शियल तो वो करेगा ही ना, सरकारी तो पैसे पे चल नहीं रहा है वो। AX4 was the first mission to the International Space Station for India, Poland and Hungary. Correct statement. Astronaut from India, US, Poland and Hungary participated in the mission. The mission used single stage expandable launch vehicle. The 5th statement incorrect है, single stage नहीं है, double stage। इतना डिटेल में जाके फिर देखना होगा आपको। The mission used Falcon 9, the 2-stage reusable launch vehicle, not a single stage expandable rules। लिख लो वहाँ पे, ठीक है ना। नोट्स यहाँ पे ऐसे ही बना रखे, सिंगल स्टेज नहीं था, डबल स्टेज था। चलो फटाफट और देख लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैंने बताया, न्यूज़ में फिर चल रहा है। चाइना ब्रिंग्स न्यू चाइल्ड सब्सिडी। चाइल्ड के एक ज़माने में चाइना क्या करता था, 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाने के बाद दे स्टार्ट, मतलब फैमिली को बाकायदा क्राइम हो गया आपसे, लीगल उसके ऊपर एक्शन हो जाता था। आज के डेट में चाइना में क्या चल रहा है, दे आर आस्किंग फॉर द बेबीज टू द फैमिली। तो क्या हुआ, सडनली एजिंग पॉपुलेशन। अगर आपने कंसेप्ट ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट आपने पढ़ा है,
टोटल फर्टिलिटी रेट नहीं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, DMT, DMT पढ़ा है किसी ने? एनीबडी नो व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? कि कोई भी कंट्री का डेमोग्राफ जो होता है वो ट्रांजिशन करता है। पहले स्टार्टिंग में जब वो रूरल इकोनॉमी रहती है, कल्चरली हाई रहती है, तो वैसे सिचुएशन में व्हाट विल हैपन? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, तो फिर पॉपुलेशन उस समय मार्जिन रहेगा। फिर धीरे धीरे कंट्रीज की टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट आएगा, मेडिसिन में डेवलपमेंट आएगा, तो बर्थ रेट हाइट रहेगा और डेथ रेट, हम लोग अभी इसी फेज में है, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या आएगा फिर? लो बर्थ एंड लो डेथ। थर्ड स्टेज की जितनी भी कंट्रीज है जहाँ पे TFR 2 से नीचे आ गया है, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे आ गया है, कि 2 कपल्स का मतलब एक कपल के जो है 2 से ज़्यादा बच्चे, मतलब 2 बच्चे मिनिमम आपको रिप्लेस करना है, अपना लेबर रिप्लेस करना है। तो TFR बहुत सारी कंट्रीज में 2 से नीचे हो गया, इवन इंडिया में भी हो गया। ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स में आना शुरू हो गया, मतलब बिहार यूपी जैसे स्टेट्स में 3 के अराउंड चला है, ठीक है। आने वाले 5-6 साल बाद वहाँ पे भी TFR नीचे हो जाएगा, तो फिर हम एजिंग पॉपुलेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक बर्डन पे भी विल शिफ्ट। नाउ अब ये डायरेक्टली देखते हैं, चाइना ने ये पॉलिसी लेके आया, नाउ दे आर इंसेंटिवाइजिंग बर्थ इन देयर कंट्री। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली PYQ का है। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव एट द एंड ऑफ द चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है। ये पहला नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन द ईयर, इसका मतलब क्या है? लाइव बर्थ रेट, ये तो बर्थ रेट लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, इसका क्या मतलब है? ये क्या मेजरमेंट दिया है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब ग्रोथ रेट, ग्रोथ कितना है उसका, ठीक है। बी जो है इनकरेक्ट इसमें है कि पर वुमन नॉट अ कपल। TFR जो कैलकुलेट होता है वो वुमन पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट होता है, कपल पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट नहीं करते। वुमेन का जो एज होता है उस एज में की कितना ज़्यादा बर्थ उसका आ रहा है, ठीक है ना, कपल पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट नहीं होता। टेक्निकली जो एज हम लोग कंसिडर करते हैं 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज फॉर द वुमेन फॉर गिविंग बर्थ। 2.1 होता है। TFR जो है हमारा वो 2.1 होना चाहिए। TFR 2.1 से अगर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एजिंग, मतलब कि रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और TFR 2.1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि बूम ऑफ पॉपुलेशंस, ठीक है ना। अब नाउ कौन कौन सी कंट्री है अभी करंटली जहां पे लो बर्थ रेट्स है? इटली, जापान, साउथ कोरिया, स्पेन एंड जर्मनी। नाइजीरिया इज अ अफ्रीकन कंट्री, तो यहाँ पे नहीं है। ये सेम क्वेश्चन था UPSC प्रीलिम्स में, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप लोग, लेकिन ये गलत हो सकता था एग्जाम वाले दिन। इसके 2 ऑप्शन में आप फंस सकते थे एग्जाम वाले दिन, कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, कि कपल बोल रहा है और कितने नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, तो टोटल फर्टिलिटी रेट आपके दिमाग में उस वक्त वही स्ट्राइक करता है ना, और ये हुआ भी होगा शायद गलती। और एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ देयर चाइल्ड बियरिंग एज, तो पूरी तरह से वुमेन एसोसिएटेड है टोटल फर्टिलिटी रेट मेजर करना। तो ये एग्जाम में गलत हो सकता था, ये फिर भी सही हो जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये आदमी ने क्या बोला अभी रिसेंटली? ही टोल्ड, इसने ये बोला कि पाकिस्तान में हम लोग मैसिव ऑयल रिजर्व बनाएंगे और इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे ऑयल वहां से। ये मतलब इसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ये इसको रात को सपना आया कि पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व बहुत बड़ा, और इंडियन एक्सप्रेस ने सारे न्यूज़ वालों ने भी इसको कवर किया कि ही सेइंग दैट कि व्हाई ट्रम्प टॉक टू पाकिस्तान मैसिव ऑयल रिजर्व इन हॉट एयर नॉट मच एल्स। तो यहाँ पे लिखा भी है, इन लोगों ने न्यूज़पेपर में लिखा है कि पाकिस्तान इज नॉट एग्जैक्टली अ कंट्री सिनोनिम विद द ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लाइक सऊदी अरेबिया, इराक एंड वेनेजुएला। तो जैसे जो होते हैं ना अनपढ़ जाहिल लोग जिनको कुछ नहीं मालूम होता है, वो ऐसी ही बातें सुबह उठ के करते हैं कि पाकिस्तान में बनाएंगे, तो फिर कह के कहेगा कि देहरादून में हम लोग ये करेंगे जाके, वहाँ पे परसों ये कुछ और कह देगा। अब जोग्राफिकली जब वहाँ रिजर्व है ही नहीं ऑयल का, तो तुम कैसे बना दोगे वहाँ जाके, ठीक है ना। तो ये बस कुछ नहीं, जस्ट वांट टू बैलेंस इंडिया इनटू द हमारा एशियन रीजन है, वहाँ पे बैलेंस करना चाहता है। टेरिफ पे टेरिफ लगा रखा है इसने, कुछ नहीं, एक ही रीज़न दे रहा है कि आप रशिया से इंपोर्ट ऑयल क्यों कर रहे हैं, उसके बेसिस पे टेरिफ लगाता जा रहा है डेली बेसिस पे। टेरिफ लगाने का इंपैक्ट बाकायदा आ रहा है इंडियन कंपनीज पे। इंडियन कंपनी जो ऑयल खरीदती है रशिया से, उस पर सैंक्शन लगा दिया, तो सैंक्शन का इम्पोज प्रॉब्लम क्रिएट कर। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड बीइंग अ एजुकेटेड पर्सन, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ये कि एक्चुअली वर्ल्ड में कौन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से आपको एकेडमिकली जानना होगा, ये तो कुछ भी नहीं, तो पढ़ा नहीं तो इसलिए कुछ भी बोल रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज करेंटली द लार्जेस्ट क्रूड प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। तो खुद की कंट्री इसकी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? यस, इट इज करेक्ट। यूएस सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, डिस्पाइट उसके पास रिजर्व नहीं है। रीजन और कोई?
मतलब वेनेजुएला में क्या यूएस क्रूड प्रोड्यूस कर रहा था? अब नहीं, पहले भी कर रहा था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं कर रहा था। जैसे कि उन्होंने अपना रिजर्व खरीद लेते हैं ना, जैसे क्या करता है यूएस, क्या करेगा, प्राइवेट कंपनी जाके वहाँ पे रिजर्व खरीद लेगी गुयाना में, वेनेजुएला में, तो प्रोड्यूसर तो बन ही सकती है वो ज़्यादा, है कि नहीं? मैंने खरीद रखा है वहाँ पे, वेनेजुएला क्या करेगा, बेच देगा। तो पूरा वेनेजुएला का अगर पूरा सिस्टम अगर ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वाई कंट्री वेनेजुएला फेल्ड एज अ स्टेट, क्यों फेल कर गया। वहाँ के जो रिच लोग हैं, जो राजा लोग हैं, वो कुछ नहीं करते, वो बेच देते हैं ऐसे क्रूड ऑयल्स के टैंक, जो रिजर्व्स है वो सीधे यूएस को दे देंगे। अब उससे जो पैसा आता है डॉलर्स में, ये लोग अमीर बन जाते हैं, बाकी की पूरी कंट्री डेवलपमेंट पे नहीं लगाते हैं, इसलिए एज अ फेल्ड स्टेट हो गए लोग, है कि नहीं? तो कौन है? यूएस है इसका। नॉट ओनली दिस फैक्टर, यूएस हैज़ अ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रिसाइज टेक्नोलॉजी। सेल ऑयल निकाल सकते हैं ये लोग, सेल ऑयल आप निकाल सकते हैं, इतना आसान नहीं, इसके लिए हाई एंड टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, यूएस के पास है ये सारी टेक्नोलॉजी। तो सेल ऑयल निकाल लेते हैं, सेल गैस निकाल लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर, बट उनके पास रिजर्व ज़्यादा नहीं है। रिजर्व अभी सबसे हाईएस्ट कहाँ पे, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, वेनेजुएला के पास है। तो दिस इज बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स पोसेस द लार्ज प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। ये गलत हो गया अतुल तुम्हारा, ठीक है ना? सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही है, क्या नाम है इसका, देशमुख, दिव्या देशमुख। तो शी इज हैप्पी आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, ठीक है। अब इसने जो हराया है वो इंडियन ही पर्सन है। फीडी वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में दिव्या देशमुख द टाइटल डिफीटिंग द प्लेयर फ्रॉम चाइना के प्लेयर नहीं है। और ये हुआ कहाँ पे था? नागपुर। किसने नागपुर बोला? अरे कुछ भी यार, नागपुर में वाकई में हुआ है, मतलब ऐसे ही, मतलब अगर तुक्का ही मारना तो नागपुर, देहरादून अच्छी सिटी है यार, देहरादून में कराओ, शिमला में कराओ, अगर मुझे अच्छा नहीं नहीं यस नागपुर में नहीं हुआ है, बातूमी में हुआ है, बातूमी। अब ये बातूमी कहाँ पे है? जॉर्जिया में बातूमी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ओवर द एज ऑफ सरोगेसी लॉ। अब ये सेम वैसे ही आर्टिकल है, इसके कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाएंगे। पिटिशनर्स जो है वो फाइल कर रहा है एज रिगार्डिंग इश्यूज को लेकर सरोगेसी में इंडिया में जो सरोगेसी है वो कमर्शियल नेचर का नहीं है। यहाँ पे जो सरोगेसी होती है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स पे होती है, तो लॉ में बाकायदा इन लोगों ने बना रखा है। पिटिशनर जा जाके फाइल कर रहे हैं कि आपने एज गलत बना के रखा है, तो ये लड़ाई कोर्ट में यही चल रहा है अभी, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया। मुझे उस कॉम्प्लेक्सिटीज के लीगल टर्मिनोलॉजीज में नहीं एंटर करना है, हमें बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंडिया में सरोगेसी होता कैसा है। तो याद रखिएगा, इंडिया प्रोहिबिट्स कर दिया है कमर्शियल सरोगेसी को बिल्कुल तरह से, और हमारे कंट्री में एल्ट्रुरिस्टिक सरोगेसी चलता है। एल्ट्रुरिस्टिक सरोगेसी वो सरोगेसी को बोलते हैं जिसमें वूम्ब पैसे पे नहीं खरीदते, ठीक है ना, कंप्लीटली कोई फैमिली मेंबर या किसी पर्सन को हम लोग सरोगेसी में वो देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एज अ गुड फेथ के बेसिस पे कोई फैमिली मेंबर, क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स अपना सरोगेसी में देने के उनको तैयार हो गया, तो दिस काइंड ऑफ सरोगेसी इज बेसिकली प्रिवेलेंट इन आवर कंट्री। तो ये चीज चलता है, तो आप बस इतना याद रखिएगा। दूसरा, आर्टिकल 21 के अंदर एक्सप्लिसिटली अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू परस्यू सरोगेसी इन इंडिया नहीं है अभी, ठीक है ना। सरोगेसी के ऊपर प्रॉपर ड्यू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड है। तो जैसे आर्टिकल 21 पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा और पूछेगा कि क्या क्या ड्यू रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाया जा सकता है, तो आई कैन पुट दिस पॉइंट ऑन टू इट, मीन्स में देख सकते हैं ना इसको, कि ड्यू रिस्ट्रिक्शन तो होता है ना, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नेचर का नहीं होता है, कोई सा भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। वी हैव पुट अ ड्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन टू देम, तो दिस इज आर्टिकल 21। अब ये दोनों नर्मदा पे जगह कर रहे हैं, नर्मदा के पानी पे, और कह रहे हैं कि अब हम लोग इस डिस्प्यूट को एमिकेबली रिजॉल्व कर देंगे आपस में। जैसे ही ऐसी कुछ अगर डिस्प्यूट आ गया किसी रिवर पे, यूपीएससी के लिए वो फेवरेट रिवर हो जाएगा उस साल का, ठीक है ना। यूपीएससी उस रिवर पे क्वेश्चन डिटेलिंग बना देगा, ठीक है। अब यूपीएससी के अकॉर्डिंगली आपको महानदी का पूरा रिवर कोर्स पता होना चाहिए। किस स्टेट में बहता है महानदी अभी करंटली? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, है ना, दो स्टेट, ठीक है। सियोनाथ, हसदो और मांड, दे आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द, पता था ये बात, मालूम है, प्रैक्टिस किया है मैप में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड अलोंग द कोर्स ऑफ द महानदी रिवर। है क्या सतकोशिया टाइगर रिजर्व? अतुल, ठीक है, ये महानदी रिवर है। अब अमरकंटक, यहाँ पे तो पता है ना, अमरकंटक रेंज है, पता है ना। अमरकंटक रेंज में कौन सा हिल कहाँ से आता है यशस्वी? अमरकंटक रेंज कौन सा हिल? मैं प्रैक्टिस नहीं किया है, सारा कुछ करवाऊंगा मैं अभी, एक एक चीज़, ठीक है ना। आई वोंट लेट एनीबडी सेट एन एग्जामिनेशन विदाउट मैप प्रैक्टिस, यू विल लूज कम से कम 5 से 6 मार्क्स। द एसेंस ऑफ द मैप विल हेल्प यू टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एज वेल इन एग्जामिनेशन। मैप पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये अमरकंटक रेंज, यहाँ पे मैकाल हिल्स है, मैकाल हिल से ओरिजिनेट होती है यहाँ पे महानदी रिवर। महानदी रिवर का ये कोर्स है, इट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड फ्लो इन द ईस्ट में फ्लो करता है, ठीक है। इसका जो ट्रिब्यूटरी था ये हसदो, मांड, सियोनाथ, एंड यहाँ पे हमारा तेल, इसी हाँ ओंग तेल, यस राइट, वेरी गुड। किसने, कौन बोला? हाँ वेरी गुड, ओंग तेल, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द महानदी रिवर।
नाउ सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है और इस रीजन में लाई करता है, ये गलत यहाँ पे बना हुआ है, इस एरिया में यहाँ पे। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व इज बेसिकली लोकेटेड अलॉन्ग इट। अब वाटर ऑफ महानदी रिवर हैव बीन सब्जेक्ट टू बिटवीन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। इजी था नहीं ये क्वेश्चन, मतलब ये टफ लगा क्या, मतलब सतकोशिया की वजह से थोड़ा सा हो सकता है टफ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेजर टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स पे है अभी। अब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 20, E20 का मतलब हो गया कितना मिक्स कर रहे हैं, 20% इन द पेट्रोल ऑफ इथेनॉल। मेजर कंसर्न मैं आपको बता देता हूं, लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, मेजर बस इतना ही है कि इथेनॉल की जब ब्लेंडिंग हम पेट्रोल में करते हैं तो ऑटोमोबाइल कंपनी कह रही है कि हमारे सिस्टम की इफिशियंसी जा रही है आपके इथेनॉल के ब्लेंड करने की वजह से। तो सरकार ने इसको दिल पे ले लिया, नीति आयोग ने कहा कि हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नीति आयोग का बाकायदा रिपोर्ट आया PIB में, पूरा बड़ा सा अगस्त में, अगर आप लोग करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हो तो अगस्त में एक रिपोर्ट नीति आयोग ने निकाला एंड दे ट्राई टू प्रूव इट कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनी कह रही है कि नहीं आप इफिशिएंसी खराब कर रहे हो हमारे सिस्टम का, तो नीति आयोग कह रहा है कि आप अपना इफिशिएंट ऑटोमोबाइल बनाइए फिर, लेकिन हम इसको हटा नहीं सकते। रीजन क्या है, सबसे प्राइम रीजन क्या है कि हम सारा का सारा ऑयल क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो पूरी तरह से हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते वर्ल्ड, हमें कुछ ना कुछ तो मेजर्स ढूंढना ही पड़ेगा। तो ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल, ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इनटू द पेट्रोल। फिर इसका एक और बेनिफिट क्या आया, इसका एक बेनिफिट आया कि जितने भी शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, फार्मर्स जो शुगर केन बेचता है, उसके बाद जो शुगर निकालने के बाद जो बच जाता है, उससे हम बेसिकली जो शुगर केन बगैजी बोलते हैं उसका, है ना, उससे फिर हम लोग स्टार्ट मेकिंग द इथेनॉल। तो जो हमारा अन्न जो इन लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है कि अन्न जो फार्मर किसान देता है वो ऊर्जा भी अब देगा, ठीक है ना, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे पॉइंट आउट करके बताया है कि इस वजह से दे आर प्रमोटिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो पूरे रिपोर्ट में उन्होंने पूरे रिपोर्ट में यही बोला कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो लड़ाई थी उसमें यही बताया। अब नाउ क्वेश्चन देखते हैं, रोड ऑफ द गवर्नमेंट कमिट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल E20, करेक्ट स्टेटमेंट, 20% हम करेंगे। यूज ऑफ E20 पेट्रोल लीड्स टू रिडक्शन ऑफ अबाउट 30% इन द कार्बन एमिशन। अब ये बहुत ही एक्यूरेट जैसा डेटा लिखा हुआ है, हाँ अबाउट यहाँ पे लिखा हुआ है तो सही हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट 30 लिख देता तो फिर गलत हो जाता है ये स्टेटमेंट। Ethanol blending in petrol has resulted into foreign exchange saving and crude oil substitution, thereby improving India's energy security. एकदम general line, use of E20 petrol reduces vehicle performance, causes high drop in fuel efficiency in E20 compatible vehicles. अगर वो compatible नहीं होता तो खराब हो जाता है, इसी पे झगड़ा चल रहा है पूरा, समझ रहे ना, ये कीवर्ड समझ में आया ना, यहाँ लिखा है ये compatible, ये E20 compatible vehicle, ठीक है ना, तो इस पे ध्यान देना था। एंड लास्ट एक और मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में एकदम एग्जैक्टली बताओ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो जो इन्फ्लेशन मेजरिंग्स करता है, इन्फ्लेशन, ठीक है, टारगेटिंग जो करता है, उसके लिए कौन सा मेजरमेंट यूज करता है, कोर इन्फ्लेशन मेजर करता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर करता है। जब मॉनेटरी पॉलिसी का आपको पता है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं 4 + -2 कि हमें अपना इन्फ्लेशन इसी में टारगेट करके रखना है, कितना, 2 से 6 के बीच में, 2 to 6% इन्फ्लेशन रखेंगे हम लोग। अब इसमें उस चीज़ को करने के लिए कोई मेजरमेंट उठाएगा ना, कौन सा लेंगे, CPI लेंगे, WPI लेंगे, कंज्यूमर क्या लेंगे, हेडलाइन लेंगे, कोर लेंगे। हेडलाइन क्यों लेंगे, कोर इन्फ्लेशन क्यों नहीं लेंगे? हेडलाइन और कोर में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक्स टेस्ट दे चुका है जो। हेडलाइन में इंक्लूड करते हैं, कोर में एक्सक्लूड करते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वेरी गुड, वोलेटाइल नेचर का होता है, जो वोलेटाइल रहेगा उसी को हम लेते हुए ये लोग चलेंगे, ठीक है ना। कोर में क्या होता है, वो एक्सक्लूड हो जाता है, तो वोलेटाइल नहीं है वो जो पैरामीटर जो रिजल्ट आ रहा है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग उसमें कैसे पता चलेगा मुझे एक्यूरेटली, वोलेटाइल चीज़ों को लेके चलेंगे तभी तो हम कंज्यूमर सेंट्रिक बता सकेंगे, MPC। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन मैंने इस पर फ्रेम कर दिया कि हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल प्राइसेस टू कैप्चर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड। तो एकदम सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मली टारगेट्स कोर इन्फ्लेशन, ये गलत है, इसको लेते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन को लेते हैं। अब आप हेडलाइन, हाँ, एक्सक्लूड फ्यूल एंड प्राइसेस, ठीक है, एक्सक्लूड होता है कोर में एक्सक्लूड होता है ना, हाँ, हेडलाइन में इंक्लूड होता है, यस। अब ये जैसे एलिफेंट जो ट्रैक पे घूमता रहता है, इंडियन रेलवे ने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाया उसके ऊपर, इंडियन रेलवे ने रिसेंटली एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है कि इसको कैसे बचाएं, जो ट्रैक्स पे घूमते रहते हैं एलिफेंट्स, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन, ये बहुत अच्छा केस स्टडी है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का। जब एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे एग्जाम्पल देंगे वहाँ पे, ठीक है ना। जो ट्रैक्स पे, इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पे जो एलिफेंट घूमता रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ एंड डेथ आ जाता है एलिफेंट्स का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चेक करने के लिए क्या किया, एक नई टेक्नोलॉजी बनाई, इसका नाम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ओवर 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में।
तो ये अब जब अटैम्प्ट किए थे तो इसमें यही टिक किए थे, एलिफेंट वाला टिक किए थे या कुछ और टिक कर दिए थे? इसमें ये वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना, यूज अ सैटेलाइट इमेजरी ड्रोन सर्विलेंस टू डिटेक्ट द एनिमल नियर रेलवे ट्रैक्स इन द फॉरेस्ट एरिया। ये और दूसरे वाले स्टेटमेंट में देखो, क्वेश्चन देखो क्या टिक किया था आप लोगों ने, सेकंड और फर्स्ट? वेरी गुड। ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है उसमें, ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस बाय रीडिंग। जैसे इट इज अ फेंसिंग बेस्ड मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड ओनली इन वेस्टर्न रेलवे जोन टू रिस्ट्रिक्ट द एलिफेंट, तो ओनली लिखा हुआ है, वेस्टर्न रेलवे जोन लिखा हुआ है, तो बहुत पर्टिकुलर हो गया। हाँ, उसके बेसिस पे। दूसरा वेस्ट में ज़्यादा आती होती भी है, वेस्टर्न घाट्स में नहीं वेस्ट जोन है ना, वेस्टर्न रेलवे जोन्स में। इंडिया वेस्ट देखें हम, गुजरात राजस्थान वगैरह। हाँ हाँ हाँ, यस, वहाँ पे हाथी भी नहीं मिलते। मोस्टली हाथी जो मिलेगा साउथ इंडिया के टाइप में, ईस्ट इंडिया में, असम में, बिहार में, इन सब रीजन्स। मतलब आप सोच पा रहे हो कैसे इसने सोचा, इसने अपना ये तरीका से दिमाग लगाया, ठीक है। इसने बोला कि AI उसमें लिखा हुआ है। मेरा क्लियर कर कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी राइज है। स्टेटमेंट को पकड़ने का तरीका क्या होता है, एक और तरीका बताता हूँ। इंक्लूजन लिखा है उसमें। एग्जाम वाले दिन जब कंफ्यूजन हो चारों स्टेटमेंट में कि कौन सा सही होगा, तो याद रखिएगा जो स्टेटमेंट सबसे डिटेल्ड फॉर्मेट में लिखा होगा वही सही होगा, जो सबसे ज़्यादा डिटेलिंग में लिखा होगा आउट ऑफ ऑल, और जनरल नेचर का होगा, वो डिटेल भी होगा और जनरल नेचर होगा, टेक्नोलॉजी भी यूज होगा उसमें। तो इसमें देखो यहाँ लिखा, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट ऑन रेलवे ट्रैक यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव एकॉस्टिक सेंसर एंड ऑप्टिकल फाइबर एंड अलर्ट लोको पायलट एंड स्टेशन स्टाफ फॉर टाइमली प्रिवेंटिव एक्शन। तो एकदम पूरा कहानी बना के क्या ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी यूज होगा, और पूरा जनरल लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम वेस्टर्न घाट में ही सिर्फ इंप्लीमेंट करेंगे और वहाँ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम वाले दिन याद रखना, ऐसे क्वेश्चन मैंने सही किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग वॉन्ड्रिंग पे, बड़ा आसान सा ऑप्शंस देख के ही आपको पकड़ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये है। जैसे 100 मिलियन फार्मर पे क्वेश्चन है, कौन पढ़ के जा रहा है 100 मिलियन फार्मर कहाँ लिखा है? एक क्वेश्चन आया था ना 100 मिलियन फार्मर, आप पढ़ के गए थे क्या 100 मिलियन फार्मर क्या है? लेकिन वहाँ एग्जाम वाले दिन सही बन जाएगा। आप जब स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो उसकी डिटेलिंग से समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर यही होगा। ये एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा विथ टाइम, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन है शायद, ये क्या हो गया इसको, ये वाला अभी फिर ऊपर से आएगा क्या? अच्छा, ओपेक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, और इसके बाद एक प्लस भी लगा हुआ है। तो ओपेक तो है ही, उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जो बेसिकली ओपेक के पार्ट नहीं है, बट दे आर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो क्या है कि टोटल 12 मेंबर प्लस ओपेक अलॉन्ग विद सर्टेन नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इंडिया है क्या उसका पार्ट? ओपेक के कौन कौन से मेंबर्स हैं? मोस्टली जितने भी ओपेक के मेंबर्स हैं, याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, बस दो। इसके अलावा और कहीं से ओपेक में मेंबर नहीं। ओपेक की बात कर रहा हूँ मैं। ओपेक प्लस जैसे ही आता है उसमें फिर रशिया सब एंटर कर जाता है। जो ओपेक कार्टेल बना था उसमें मिडिल ईस्ट के नेशन थे, सऊदी अरब एंड अफ्रीकन नेशन ओनली। अब ओपेक प्लस जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ उसमें रशिया आ गया। यूएस है या यूएस मेंबर उसका? यूएस है ओपेक प्लस का मेंबर? हाँ, तो आपको पता होना चाहिए ना डिटेल से एग्जाम। US, despite the largest producer of the world, is not the member of OPEC. Largest producer, export भी करता है, फिर मैंने वेरीफाई किया इसको। US is also the exporting of oil. It is the largest oil producing and also the exporter, despite it is not the member of OPEC. ठीक है, इंडिया तो नहीं है, इंडिया के पास बेचारा ऑयल ही कहाँ है, तो क्या एक्सपोर्ट करेगा। हालांकि हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट, बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो राइनोसोरस वाला क्वेश्चन था, ये न्यूज़ में मैं इन लोगों ने इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज ने भी वैलिड किया है। तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक चल रहा था न्यूज़ में कि राइनोसोरस के हॉर्न में हम लोगों ने रेडियो आइसोटॉप डाल दिया, ठीक है ना। बस कुछ नहीं है, पोचिंग रोकने के लिए, पोचिंग क्राइसिस जो वहाँ पे होती है। तो दिस इज़ अबाउट, साउथ अफ्रीका ने इसको स्टार्ट किया है। एंड याद रखना कि पोचिंग वाला, इसको एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग एज एन आंसर राइटिंग के टाइम पे कहीं पे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, लास्ट एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे। ग्रीन मोबिलिटी इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अ टारगेट टू अचीव 30% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन बाई 2030। नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारे यूरोपियन नेशंस और सब ने 2030 तक कहा है कि वी विल मेक इट 30% हम लोग करेंगे। द स्कीम सच एज फेम 2, PM E-Drive, PM E-Bus सेवा एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी EVs इन इंडिया। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, आई होप गलत हुआ था, ये सही किया इसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ इट। इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चंस, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो एक बेसिक आइडिया पे था, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं, थोड़ा सा एप्टीट्यूड पे भी हैंडल किया जा सकता। किसका कितना सही गलत हुआ, कुछ आइडिया बताओ। मतलब जिनका 10 से ऊपर सही हो रहा है, देयर करंट अफेयर्स इज गुड एनफ, वेरी गुड। और बाकी लोग, यशस्वी कितना सही हुआ टोटल?
6 से 7 गरिमा, इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 10 से ऊपर आ रहा है 12 से ही वेरी गुड। आपका 13 अटेम्प्ट किया, 9 सही हुआ। तो 10 से ऊपर अगर सही कर रहे हो तो करंट अफेयर्स बेटर चल रहा है, अगर 10 से कम हो रहा है तो टॉपिक्स पे थोड़ा फोकस और करना पड़ेगा, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए क्या अप्रोच अभी यूज़ करते हो? करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए क्या? नहीं, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले मंथली मैगजीन अभी कंपाइल करके आएगी सारे, ठीक है ना। उसमें कंपाइलेशन न्यूज़ होगा। कंपाइलेशन न्यूज़ के साथ साथ कंपाइलेशन यूज़ करने के साथ साथ दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स का एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरे स्टेज पे जो मैं ये करा रहा हूँ, इसको रीडिंग करके घर, मतलब एग्जाम से पहले ये पूरा बुकलेट जो मैंने बनाया है इसको पढ़ के बैठना एकदम, ठीक है। डायरेक्ट न्यूज़पेपर से है, मतलब मैं कहीं से कुछ भी आपको अनजाने में नहीं बता रहा। आपके सामने प्रूफ है कि 4 अगस्त को ये न्यूज़ में था, ठीक है ना। मैंने तो खुद लिखा नहीं है इस पेपर को। तो 4 अगस्त को जब ये न्यूज़ में चल रहा है तो इसका मतलब कि ये करंट के में है अभी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको नहीं पता था कि नीति आयोग ने बाकायदा ऑटोमोबाइल सेक्टर से इसके लिए झगड़ा कर रहा है कि कितना इथेनॉल ब्लेंडेड है। तो नीति आयोग को तो पता है ये बात, गवर्नमेंट को भी पता है, यूपीएससी फ्रेम करेगी ये क्वेश्चन पेट्रोल पे। अब आपका दिमाग एकदम क्लियर रहना चाहिए कि इसके रिगार्डिंग कुछ भी पढ़ने को मिले तो जरूर पढ़ के बैठना एग्जाम पे, ठीक है ना। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव टू डू। मेरा ऑब्जेक्टिव बस यही था, यही करके कि आई शुड हाईलाइट व्हाट आर द करंट अफेयर्स टॉपिक इन टू, राइट।